समय आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए दिखाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी बात कीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी राय दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं कि आप कॉलर के ऊपर चले जाते हैं तो और लैंग्वेज भी इतनी गलत यूज करना शुरू कर देते हैं, तो इससे थोड़ा एहतियात क्या करें, अच्छा नहीं लगता प्रोग्राम शो के अंदर, तो इसका ख्याल रखें। अब आज कमर बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं, उनका लास्ट दिन था, 6 साल उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारे। आप ये देखेंगे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कमर बाजवा साहब चीफ आर्मी चीफ जब जा रहे थे मुल्क से, आज रिटायर्ड हो रहे थे, तो बड़े लोगों ने खुशियां मनाई पाकिस्तान में, बड़े लोग खुश थे, बहुत सारी आवाम खुश थी। तो देखिए क्या असर पड़ा। अब नए नए आर्मी चीफ जो आ रहे हैं तो उनको ये सीखना पड़ेगा, सीखने की जरूरत होगी कि वो कुछ ऐसे काम करके जाए अपने दौरे में, ताकि जो लोग उनको हमेशा याद रखें, दिलों में वो रहे। तो अब उनके साथ किस तरह का हुआ, तो ये भी एक सबक के लिए बहुत काफी है लोगों के लिए। जिस तरह अवाम ने इजहार किया, अपना इजहार किया, तो यकीनन अवाम के साथ कुछ तो नाइंसाफियां हुई है जिसकी वजह से अवाम इतना नाराज थी इनसे, उनकी कारकर्दगी से। तो हम इस पे भी बात करेंगे कि 6 साल में उनकी क्या कारकर्दगी रही, क्या काम किए और क्या नहीं किए उन्होंने अपने दौर में। तो इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा और अच्छे लफ्ज बोलिएगा कि आइंदा आर्मी चीफ जो आए हैं उनके लिए क्या होगा। और इमरान खान ने अचानक जो ये ऐलान कर दिया, समझ ले इमरान खान ने अचानक ये कह दिया कि जी तहलील करेंगे, असेंबलियां तहलील करेंगे, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये इमरान खान का सही फैसला है। तो कब, अब आखिर क्यों इतनी देर की जा रही है, तो अब मुशावरत होगी। अब सैटरडे तक का टाइम लिया है, तो क्या इमरान खान कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे हो। ये आपसे सवाल मैं कहना चाह रही हूँ कि पहले जब इमरान खान फाइट कर रहे थे, जल से जुलूस कर रहे थे, तो मुस्लिम नून लीग हमेशा यही कहती थी कि भाई तहलील कर दे, असेंबलियां तहलील कर दे इमरान खान। तो अभी पंजाब की असेंबली तहलील कर दे, तो इमरान खान उस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे। अचानक, किसी को भी नहीं पता था, अचानक उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर अचानक ये ऐलान कर दिया। तो ये किसके कहने पे ऐलान किया गया, क्यों ऐलान किया गया, किसी उनके अपने कारकुनों को भी कुछ नहीं पता था। आज इनके कारकुन कह रहे हैं कि जी हम इनके साथ खड़े हैं। तो अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, अच्छे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिएगा। जी जनाब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बात असल में ये है कि अगर आप उसको गौर से देखें प्रोग्राम को, तो जब से आसिफ मुनीर साहब आए हैं, आसम मुनीर साहब आए हैं जी एज ए चीफ, अनाउंसमेंट से लेके जी कंट्रोल लेने तक और छड़ी पकड़ने तक, आप देखें उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं नजर आई। जी छड़ी देने के बाद जब उन्होंने सलूट किया, जो कि फॉर्मेलिटीज थी, हाँ फिर आसिफ बाजवा साहब आगे हैं और उसको जाके जफी दिलाई, फिर उसकी कमर के ऊपर 2-3-4 थापड़े दिए। उनका देखें, मुनीर साहब का हाथ उनकी बैग पे पड़ा था, लेकिन उन्होंने जरा हिलाया नहीं और कुछ नहीं। ये सब चीजें ये बताती हैं कि ही इज नॉट ए हैप्पी टू बी एज ए आर्मी चीफ। उनको ये नजर आ रहा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे गले पे डाली गई है। जी इसका मतलब ये है
क्या वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बड़ी सोच से, समझ से, अपनी कैबिनेट से आइडिया लेके और बड़े ही तरीके से जो आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा है, इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। और ये दाग मिटाते मिटाते स्पोर्ट जो होगी वो खान साहब की होगी। खान साहब इंशाल्लाह अभी कामयाबी के पोते पे चढ़ गए हैं। फैमिली रिजॉल्व ना करने की वजह ये थी कि उनको गलत मिसगाइड किया जा रहा था बाजवा साहब की तरफ से, और होप दी जा रही थी कि हम तुम्हें ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो सब बुलशिट था जी। इसी की मिसाल कि 2 बार मौलाना डीजल साहब आए लेके अपना धरना देने, और उनको भी बैक सपोर्ट जो थी वो बाजवा साहब की थी। यानी बाजवा साहब खान साहब को नीचा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, और यही सपोर्ट थी अपने नवाज शरीफ साहब को। देखिए, कुछ और बोल रही थी कि इतने पैसे की जमानत, बाहर के लोग बोल रहे थे इतने पैसे की जमानत, लेकिन बाजवा साहब की बैग जो थी, शहबाज शरीफ को बोला 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर इनको अपनी गारंटी पे भेज दो, और उसी तरह भेजा गया। इतना टाइम गुजर गया, क्या को गोंगलू साहब वापस आए हैं जी? वहां पे शेड्यूल दिखा रहे हैं, क्या कर रहे थे घर में? जिस मेडिसिन लेने गए थे वो फैक्ट्री बंद हो गई जी। जो डॉक्टर उनको चेक करने वाला था वो डॉक्टर मर गया, क्लच प्लेटें एडजस्ट नहीं हुई, क्लच प्लेटें रिप्लेस नहीं की गई, और गोंगलू साहब वहीं फंसे रहे। ये मुल्क की बदकिस्मती, एक गरीब मुल्क की बदकिस्मती कि इतने लोगों को लंदन में बुलाया जाता था, ये मेरा मशवरा लेके जाइए, आइए मेरे आइडिया के ऊपर चलिए। ये सब उन्हीं का आइडिया था जो बुलशिट हो गया है। ये आसम मुनीर साहब कभी भी उनके आइडिया पे काम नहीं करेंगे, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। इनका अपना आइडिया होगा, इनकी अपनी कैबिनेट सपोर्ट करेगी, और आर्मी के ऊपर लगा हुआ दाग इंशाल्लाह साफ होएगा, और इसकी वजह से जो डूबी जमीर है पाकिस्तान की वो वापस आएगी। पर आप ये देखेंगे, क्या कहते हैं, आप ये बताएं कि ये कमर बाजवा ने अपने दौर में 6 साल में कुछ तो काम अच्छे भी किए होंगे, अगर सारे काम तो बुरे नहीं किए होंगे अपने दौर के अंदर? क्या सारी ही चीजें बुरी की? इन पे भी रोशनी डाल दें अगर आपको के पास इंफॉर्मेशन है तो, कि उन्होंने क्या कारनामे किए, क्या काम किया मुल्क के लिए, क्या सारे काम उन्होंने गलत किए, खराब किए? जो भी मेरे देखने वाले सुनने वाले अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर आके शेयर करें कि कमर बाजवा ने अपने दौर में क्या किया। कुछ उनके अच्छे कामों पे भी रोशनी डाली जा सकती है, वो तो कंटिन्यू बात होती रहेगी जी। बात का जो उन्होंने बनाया था उसको वाकई उन्होंने कामयाब करवाया है, लेकिन देखने की बात है कि अगर अबव देन 50% आप गलत काम करते हैं, मुल्क का कबाड़ा हो जाता है, मुल्क का सत्यानाश होता है, बदनामी होती है, गरीबी होती है, महंगाई होती है, और देखने का कोई सिस्टम सीधा नहीं रहता, तो फिर उसको आप गरीबी की तरफ ही देखोगे, नकारी की तरफ देखोगे। लेकिन अगर वो ठीक कर रहे हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं तो 15, 20, 25% तक गलत भी हो जाए तो लोग बर्दाश्त करते हैं कि डजंट मैटर, एक काम करने वाले, डिसीजन लेने वाले से गलतियां भी होती है जी। बाजवा साहब ने जो भी किया उसकी तरफ नेगेटिविटी सी थी जी। बाजवा का नाम हिस्ट्री में गोंगलू के नाम के साथ जरा मैं इन कॉलर से भी पूछूं, एक सेकंड, जरा इनसे भी पूछूंगा, ये बताएं कि बाजवा साहब ने कोई अच्छे काम किए तो जरा उस पर भी रोशनी डाल दें मेरे साथ जी। जी सलाम वालेकुम सिस्टर, तमाम नाज़रीन को सलाम मेरा जी। अच्छा सिस्टर, आप बाजवा साहब की अगर आप बात करती हैं मेरी बहन, आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? आज एक सर्वे हुआ है फौज के अंदर, आपकी आर्मी के अंदर सर्वे हुआ, जिसमें 43,000 आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने वोटिंग करी है। सर्वे ये था कि ये एक्स चीफ ऑफ आर्मी को जो रिटायरमेंट वाले लोगों को, आपको पता ना पोस्टें दी जाती है, तो इनको दी जाए या नहीं दी जाए जी। सिस्टर 93% लोगों ने कहा कि नहीं दी जाए, सिर्फ 7% लोग थे कि जिन्होंने कहा दी जाए, क्योंकि मेरी बहन इन्होंने वो काम किया है, वो काम किया। आज आप देखें ना उनका बयान कि मैं गुमनाम नहीं होंगे मेरी बहन, इनको लोग कयामत तक याद रखेंगे कि इन्होंने जो हरकतें करी हैं।
इसमें आप ये देखें ना मेरी बहन, देखिए कितने अफसोस की बात है ना, आपने सही कहा कि आप देखें कितनी अफसोस की बात है कि आर्मी चीफ रिटायर हो रहा है, 6 साल उसने अपनी जिंदगी के दिए मुल्क के अंदर, तो कोई ऐसा काम नहीं कर सका कि लोग अफसोस कर रहे होते कि ये जा रहा है, ना जाए, रुक जाए, किस तरह लोग खुशियां मना रहे थे इसके जाने के ऊपर। अंदाजा लगाए किस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया, अलविदाई रुखसती उन्होंने किस तरह ली। देखें वही मकसद जो इमरान खान कह रहे थे जी कि ये खुद इन्होंने करप्शन को वो दिए कि करप्ट लोगों को दोबारा ला के इन्होंने करप्शन को खुद और अपने लिए भी करप्शन करी और इन लोगों को ला के उनके लिए भी आसानी करी। सारे लोगों को करप्शन के केसेस खत्म हो गए। अब इससे आप इमरान खान की ईमानदारी का अंदाजा लगा लें कि इमरान खान ने कितनी इस चीज में सख्ती करी हुई थी कि जिस वजह से इन्होंने इमरान खान को हटाया। जी आप ये देखें ना, क्योंकि इमरान खान तो करप्शन के खिलाफ था, तो इमरान खान ने इनको भी साफ मना कर दिया था। तो इसी वजह से इन्होंने इमरान खान को हटा के ये पीटीएम वाले लोटों को ला के इन्होंने ये काम किया कि जी खुद भी करप्शन करो और हमारी जेबें भी भरो। मेरी बहन, दामाद, बहू आपको बिलीव नहीं करेगी, अरबों रुपए इन लोगों के अकाउंट में आए, अरबों रुपए। और ये मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूँ, ये मेरा तज्जिया नहीं है मेरी बहन, ये सर्वे आप गूगल करके देख लें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जॉब दी जाए या ना दी जाए। ये 43,000 आपके जो लोग हैं आर्मी के ऑफिसर्स, उन्होंने ये बोला है कि नहीं, इनको नहीं दी जाए। एक तो ये चीज हो गई। अब बहन जरा सियासत पे बात कर ले। जी सियासत पे मेरी बहन ये है कि इमरान खान देखें अगर असेंबली तोड़ देते हैं जी, मगर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है असेंबलियां टूटेंगी, इसलिए कि आपको देखा ना कि परवेज इलाही जो है बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, परवेज इलाही साहब जो है, और आपको पता ही है कि इसमें बहुत बड़ा इमरान खान की हुकूमत जाने में परवेज इलाही का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये आप जानते ही हैं, हम लोगों ने इस पर डिस्कशन की थी पहले भी इस प्रोग्राम के अंदर अपने। देखें बहन, लोग आके बातें कर लेते हैं मगर डीप पॉइंट नहीं सोचते जी। अगर इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ दी फिर अबूरी हुकूमत आएगी, तो अबूरी हुकूमत जो है जब भी बनती है वो ऑपोजिशन और हुकूमत के मिला के जो जिसको वो तजवीज देते हैं वो आदमी अबूरी हुकूमत बना, वो उसका प्रेसिडेंट कह लें या प्राइम मिनिस्टर कह लें, जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर ही जो होगा या जो भी होगा वो बनेगा, क्योंकि दोनों की मशावरत से बनती है जी। अगर इमरान खान इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि ये हुकूमत गिरा दें, अगर इन्होंने हुकूमत गिरा दी तो इनसे मशावरत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका कोई किरदार नहीं होगा हुकूमत बनने में। तो ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जो इमरान खान, मैं आपसे कल भी ये बात कही कि मेरी बहन, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, फिर कहा कि उस हफ्ते अगले हफ्ते हम ये फैसला करेंगे कि कहाँ की तोड़नी है कहाँ की नहीं तोड़नी है। और आज आपके मीडिया में, पूरे मीडिया में परवेज इलाही के बारे में चलता रहा कि परवेज इलाही जो है वो इस चीज के खिलाफ है जी, इमरान खान हुकूमत गिराए राइट। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान ये फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे हकीकी आजादी के लिए, तो कितनी दफा कहा गया, आके मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि अगर ये चाहते हैं तो असेंबलियां क्यों नहीं तोड़ देते, केपी की और पंजाब की असेंबलियां तोड़ देंगे और इलेक्शन हो जाएंगे। अगर ये इलेक्शन चाहते तो तब इमरान खान ने तो कोई फैसला नहीं लिया था, किसी ने फैसला नहीं लिया। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा, राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा, काफी उनके जो मुस्लिम नून लीग के कारकुन थे वो यही आके बयान दे रहे थे अपना। अगर आप पहले पीछे बैक पे जाए तो देखें कंटिन्यू उनके यही नारे लग रहे थे कि असेंबलियां तोड़ दें। मगर मेरी बहन, आज पाकिस्तान उन हालात में खड़ा हुआ है कि अगर ये असेंबलियां टूट गई तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से। देखिए कल जो कहा जा रहा था कि वो कल इस पे तज्जिया दिया जा रहा था कि भाई इमरान खान ने इसलिए ये ऐलान अचानक कर दिया, उनको भी नहीं पता था कि इमरान खान इस वक्त क्या ऐलान करने वाले हैं, यानी कि किसी के साथ मुशावरत नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ, इमरान खान ने अपने जलसे में आके ये ऐलान कर दिया। तो इमरान खान ने जब ये ऐलान किया, खान साहब ने जब ये ऐलान किया, तो अब इनके जो लोग कह रहे हैं कि जी बड़े कंफ्यूज हैं, तो इनकी क्या मुज़ाकरात हो चुके थे, क्या डील बन चुकी थी इनके साथ, के लोगों को, इनके कारकुनों को भी नहीं पता था। ये कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान के साथ ही हैं, इस्तीफे अगर देने पड़ेंगे तो इमरान खान एक साथ ऐलान करेंगे तो सब इस्तीफे भी दे देंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब इमरान खान को इतना पुर यकीन थे, तो जब इमरान खान के पास खुद के पास हुकूमत थी, तब इमरान खान ने से क्यों नहीं ये फैसला किया इमरान खान ने? तो कौन रोक रहा था? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये इनकी बैकडोर बातें चल रही थी जी, कि इमरान खान 2 दिन 3 दिन पहले कह रहे कि जी 3 दिन का राशन लेकर आओ, राइट, ये लेकर आओ, 35,000 फिल्में लगेंगी,
पता लगेगा, धमाका ये सब होगा। हाँ। और जान चली जब पूरी तैयारियां कर रहे थे, सारी जगह शोर मचा था, पूरे मीडिया में शोर मचा था कि इमरान खान वहीं रुक जाएंगे जब तक रिटायर नहीं होंगे, क्या कहते हैं, बाजवा साहब जब चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो तब कोई नया आर्मी चीफ आएगा, तब कोई फैसला होगा इंतखाबात का। अब कहा जा रहा है कि रमजान, आपको पता है मार्च में रमजान है, टाइम है नहीं इमरान खान के पास फैसला लेने के लिए। इमरान खान के पास सिर्फ ओनली दिसंबर का टाइम है। अगर दिसंबर का टाइम भी इमरान खान के पास निकल गया और उन्हें फैसला नहीं कर सके तो फिर बहुत मुश्किल है कि कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं और तमाम कॉलर से भी पूछती हूँ और आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप बताएं, सिर्फ ओनली इमरान खान के पास दिसंबर का टाइम है जिसमें ये कोई फैसला कर सके, कोई अपना लाएमल लेकर आएंगे तो कुछ कामयाबी नजर आएगी, अदरवाइज नहीं। तो आप क्या कहते हैं? मैं बहन ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ये समझा नहीं तोड़ेंगे। हाँ। और ये हुकूमत ऑनेस्ट वीडियो देखे, मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरे को पाकिस्तान अपने मुल्क से मोहब्बत है जी। और इमरान खान का ग्राफ अब आप देख लीजिएगा, अगर ये इलेक्शन अगले साल हुए तो इमरान खान को वो पोजीशन में नहीं होंगे जो जिस पोजीशन में वो आज से 3-4 दिन पहले खड़े थे जी। क्योंकि हुकूमत इस चीज में हुकूमत कामयाब हो जाएगी मेरी बहन। जी ये मैं आपको बता दूं, जो आज की हुकूमत है वो कामयाब हो गई है जी। इमरान खान। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे भी यही है, जरा एक मिनट के लिए इनसे भी जवाब ले लें। आप बताएं कि इमरान खान के पास सिर्फ ओनली दिसंबर का टाइम है। ये तो असेंबलियां टूटने जा रही हैं। वो कह रहे नहीं टूटेंगी असेंबलियां। एक कॉलर मेरे, इसलिए देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्हें अगर इलेक्शन में जाते हैं, इनको तो इमरान खान ने ऐसा घेर लिया कि उसमें निकल ही नहीं सकते। इमरान खान कह रहे हैं अवाम के पास आओ, और ये अवाम के पास आने से घबरा रहे हैं क्योंकि इन्हें मौत नजर आ रही है आगे। इन्होंने अगर ना जाते हैं तो भी मौत है और बाद में भी जाएंगे तो भी मौत है, क्योंकि जो हालात मुल्क के हैं, मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है जी। आपको 6 अरब डॉलर चाहिए मार्च तक, और आपको पहले इन्होंने सोचा था कि हमें सऊदी अरब दे देगा 3 अरब डॉलर और हम चाइना से भी ले लेंगे। अब सूरत हाल ये है, क्योंकि देखें, जब सऊदी अरब भी ऐसे खोखली हुकूमत को पैसे नहीं दे सकता। जब यहाँ देख रहे हैं अवाम का समुंदर इमरान खान के साथ है, इस हुकूमत का तो कोई वजूद ही नहीं है, ये किसी वक्त भी गिर सकती है, तो उन्होंने भी मना कर दिया देने से। चाइना नहीं दे रहा इनको पैसे, तो ये सूरत हाल है। देखिए, मुल्क की मईशत सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज है और वो हर गुजरते दिन के साथ तबाही की तरफ जा रही है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन की डेट आ जाएगी इस पहले दिसंबर के पहले वीक के अंदर ही। और देखें, अगर इलेक्शन करवाते हैं दोनों सूबों में तो इमरान खान 5 साल के लिए आ जाएगा, तो इन्हें और ज्यादा नाकामी होगी। मगर आप ये तो देखेंगे इमरान खान 5 साल के लिए आ जाएगा, मगर परवेज इलाही साहब जो है बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, तो आप उनका क्या देख रहे हैं? अमीना, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कल भी आपको बताया था, अब जब फौज ने कह दिया है हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे, तो न्यूट्रल रहना ही इनके लिए मौत है, पीडीएम के लिए। क्योंकि इनके जो ऊपर बाप था ना, उसका साया तो इनसे हट गया। अब ये हो गए यतीम सारे, और जिस एलपी से जोड़ा गया था वो एलपी किसी वक्त भी खुल जाएगी। तो ये तो कहना ही गलत है कि ये किसी भी तरह से जुड़े रहेंगे। तो इमरान खान के लिए बिल्कुल एक अच्छा मौका है और उसने वो कार्ड खेल दिया है कि इनकी परेशानियां ही परेशानियां। तो इनके बयानात आप देखें, वो रोजाना बयान बदल रहे हैं। तो परवेज इलाही देखें, अगर परवेज इलाही इमरान खान को छोड़ेंगे तो उनके लिए अगला इलेक्शन समझ लें हमेशा के लिए जाएंगे। तो ये क्या दे सकते हैं परवेज इलाही को ज्यादा से ज्यादा? अच्छा मेरे भाई, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मेरे भाई मुझे जवाब दीजिएगा। अगर ये दोनों जगह की असेंबलियां टूट जाती हैं, मैंने मान लिया आपकी बात, 263 सीटों पे इलेक्शन होना है, 263 सीटों पे इलेक्शन होना है, ठीक है? फिर अभी आपने फरमाया कि 6 अरब रुपए पाकिस्तान खसारे में जा रहा है, तो मेरे भाई इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, मुझे ये बताइए। हाँ, तो देखें, तो इलेक्शन के लिए इतना पैसा तो मौजूद होगा। ये जो रोजाना की बुनियादों पे जो पैसा नुकसान हो रहा है, उससे तो बेहतर होगा कि करवा दिया जाए जो भी कुछ करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस तरह से नहीं होगा तो ये मार्च से, ईद से पहले, जो रमजान से पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये
आप ये देखें ना कि अगर असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया गया था तो असेंबलियां तोड़ी क्यों नहीं? अभी तक तो ये लोग डेट पे डेट ही ले जा रहे हैं। अभी डेट लिए 5 दिन की, अभी फिर हो गया देखिए सबने इस्तीफे दे दिए। ये वो थोड़ी है कि मरियम ने कहा था 2 इस्तीफे आए थे जी। यहाँ तो लाइन लगी हुई है इस्तीफों की। देखिए जितने भी लोग हैं उनका सर्वाइवल इमरान खान के साथ है, उन्हें नजर आ रहा है। ये तो अभी देखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक इनके अंदर से बनेगा, क्योंकि ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इनके अंदर से कम 10 से 15 लोग टूटेंगे और पीटीआई में आएंगे, ये मैं बता दूं आपको अगले इलेक्शन में। एक और भी वहदतुल मुस्लिमीन के आला वक्त ने इमरान खान से ये जमान पार्क में मुलाकात की और उन्होंने कहा है वहदतुल मुस्लिमीन के वक्त ने कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। सब लोग देखिए समीना, ये बाजवा ने जाने के बाद तो और ज्यादा इमरान खान मकबूल हो गया है ये, क्योंकि बाजवा ने जितना नुकसान पहुंचा दिया। अभी ये सही कह रहे थे कि इनके जो एक्स ऑफिसर हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा है इस बाजवा ने। पाकिस्तानी अवाम तो पिसी है, वो लोग उनके टीवी पे आने पे पाबंदी थी, वो कोई बात नहीं कर सकते थे। जिन्होंने अगर कोई मुंह खोला तो उनकी पेंशन बंद कर दी इस बाजवा ने। मतलब इतना ज्यादा नुकसान कभी हर लेवल पे इस बाजवा ने नुकसान पहुंचा दिया पाकिस्तान को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये नवाज शरीफ को कहते थे कि नमाज के लिए नहीं निकल सकता, ये बाजवा नहीं निकल सकता। ये मैं आपको बता दूं, ये दौलत काम नहीं आएगी। यही दौलत इसके लिए बयाना ख्वाब बन जाएगी हर जगह पे। जैसे ये नवाज शरीफ दलील होता है ना, ये इसी तरह। तो आप ये देखें ना कि तो इन्होंने अपने 6 साल के दौर में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको अवाम पसंद करते, अफसोस हो गए। क्योंकि सारे नाकामी जी, सारे काम ऐसे किए गए जिसपे लोग अफसोस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अफसोस का सब मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए समीना, मेरा ख्याल तो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना जुल्म और सितम जो है ना, कभी इतने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हुई जितने 7-8 महीनों में बाजवा ने कर दी जी। 30 FIR तो काटी गई हैं आजम सवाती के ऊपर जी। अरशद शरीफ की फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई ना अमीना, बहुत लोग रगड़े में आएंगे, ये मैं बता दूं आपको जी। ये केस जो है ना, ये बहुत कुछ खोलेगा और बहुत कुछ खुलना भी बाकी है। ये आप बाजवा का देखें किस तरह से आखिरी लम्हात में देखें ना, अंदर दिल में जब चोर है ना, आपने लूट तो लिया, आपने वो काम कर दिए, लोगों की बददुआएं दी आपने हर तरह से, लेकिन आखिरी वक्त पे देखा किस तरीके से ये इसके मतलब अजीब इसकी कैफियत थी आखिरी लम्हात में जी। तो अपने आप को डिफेंस करते करते अपने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि हम, मतलब क्यों आपको ऐसा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? हमने एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। साहब ने ये किया है जी, यहाँ पर रईस शरीफ रिटायर हो के गए जी। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब थे, बलूचिस्तान के बहुत खराब थे, अफगानिस्तान में खराब थे, वो उन्होंने कंट्रोल किया था सारा। और अमेरिकन फौज को सेव एक्टर दिया उन्होंने, जिससे पाकिस्तान को $1 मिलियन मिला था, वो किया। फिर उन्होंने इंडिया की सफाई की थी, फरवरी में पता था ना, जहाज करा लिए थे, तो वो जी की मालूम हुआ था साहब। साहब ने बहुत बहुत अच्छे काम भी किए। हाँ, आज तो जाहिर आपका देखे ना, रिटायर्ड हो चुके हैं बाजवा साहब, जा चुके हैं, 6 साल उन्होंने मुल्क को दिए हैं, तो उनमें कुछ काम तो ऐसे भी किए होंगे जिनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम सारे उनके यहाँ जी ग्रेट सोल्जर, लेकिन वो सियासतदानों के वो भी इनसे हर आदमी से झूठ बोल रहे थे भाई साहब, अमेरिकनों से भी झूठ बोल रहे थे, मियां साहब से भी झूठ बोल रहे थे, अमरान से भी झूठ बोल रहे थे, और अपने और से भी झूठ बोल। उन्होंने खूब माल कमाया, उनको पता था कि ये सियासतदान है, ये तो बगैर ये तो है ही करप्ट सारे के सारे। तो मैं भी करप्ट करके अपनी जिंदगी को बना के जाऊं। वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे खानदान से हैं, लेकिन इतने अमीर नहीं थे। ये नवाज शरीफ वाला हिसाब था उनका, छोटे थे, खाते पीते घर के थे, लेकिन इतने नहीं थे जो नवाज शरीफ साहब आजकल बन गए। लोग बात नहीं करते, नवाज शरीफ ऐसे नहीं थे। हम जितना मैं नवाज शरीफ फैमिली को जानता हूँ ना, लोग कभी उसको क्या पता, we spent a lot of time with them। दूसरी गली में एक गली में जितना हम जानते हैं ना, कोई भी जानता होता।
इतने नहीं थे, ये खाते पीते लोग थे, जो 4 लोगों की इज्जत वाले से मिलते थे, लेकिन ये चीज नहीं थी जो इन्होंने बना लिया और सबसे इन्होंने बेवकूफी की, फिर बड़े महल बना लिए। लोगों को ना पता चलेगा कि तो आपने महल बना लिए नहीं थे। यही काम बाजवा साहब ने किया। बाजवा साहब को जैसे नवाज शरीफ भागी कर रहे हैं ना, ऐसे बाजवा साहब बात कर रहे थे। अगर आप अच्छे की है, he was a great soldier, 40-45 years in his life, जो हर आदमी नहीं कर सकता। We salute him, but he make a mistake, और he had to pay for it। ये जो नए आए हैं अब आर्मी चीफ, अगर मेरे वर्ग को पागल होता तो मैं तो इसको रेस्ट कर लेता। इसे कहता जरा किताब लेके जाओ मियां इधर, मिलियन में लाके कहाँ से लेके जा रहे हो? जो तुम्हारी वाइफ के नाम है, तुम्हारी बहू के नाम है, ये कहाँ से आए? और साहब जोइन कर रहा। चलो जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जी। साजिद भाई क्या कहेंगे आप? जी मेरी बहन, ये नवनीत भाई जो बात कर रहे हैं, देखिए मैं इस बात से कुछ एग्री हूँ, मगर वो जो एक कॉलर कह के गए थे, उन्होंने तो कहा कि बाजवा साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया, और लियाकत साहब ने कहा कि जी बाजवा साहब ने भी बहुत अच्छे। मेरी बहन ये बात हकीकत है। आज आप टीवी पे देखें, आहिस्ता आहिस्ता अब एंकर शुरू हो रहे हैं उनके मुखालिफ बोलना जी, क्योंकि पहले वो कुर्सी के ऊपर थे, छड़ी उनके हाथ में थी, किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ बोलता। मगर ये जो बाजवा आज कह के गए ना कि जी अब मैं कुछ दिनों में गुमनाम हो जाऊंगा, मगर मैं पाकिस्तान की खिदमत मेरे लिए हाजिर है। हाँ, मेरे लिए हाजिर है। तो मैं यही सवाल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान की खिदमत के लिए हाजिर थे ये, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, तो फिर अवाम इतना ज्यादा क्यों इनके खिलाफ हो गई? क्या ऐसा करके गए कि अवाम खुशियां मना रही है? पहली दफा अवाम को इतना खुश देखा कि आर्मी चीफ के जाने की इतनी खुशियां मनाई जा रही है। तो ये यकीन करें कि एक सबक छोड़ के गए दूसरे आर्मी चीफ के लिए कि यकीनन अब अवाम इतनी जाग चुकी है, अवाम इतनी होशियार हो चुकी है कि अवाम जैसा अवाम के साथ ये करेंगे वैसा अवाम इनको जवाब देगी। आपको क्या फील हो रहा है पाकिस्तान में ये सब कुछ देखने के बाद? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि अवाम जाग गई है, या अवाम अभी भी दबे और दब के जीना चाहेगी, घुट के जीना चाहेगी, या आजादी के साथ जीना चाहेगी कि चले इमरान खान अगर कामयाब होते हैं, नहीं होते कुछ नहीं पता? क्या लगता है कि आपको इमरान खान कामयाब होंगे या नहीं होंगे? भाई ने सारी बातें सही कही हैं, देखें, लेकिन समीना बात पता है क्या, कुछ जब इंसान के अच्छे काम बुराइयों के काम उस पे हावी हो जाएं तो अच्छे काम छुप जाते हैं जी। अगर कुछ इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है कि बाजवा साहब ने तबाही फेर दी, बाजवा साहब ने इन लोगों को NRO 2 दिया, बाजवा साहब ने अपने आप को NRO 2 दिया। जो इमरान खान चिल्लाता रहा कि करप्शन के केसेस नहीं आगे बढ़ रहे, उसके पीछे बाजवा थे। बाजवा साहब वजीर आला पंजाब अपनी मर्जी का लगाना चाहते थे। मतलब वो सारी बातें सामने आ गई, जो बातें अगर उनकी अच्छी भी थी वो पीछे चली गई सारी बातें जी। तो ये तो मतलब एक इंसान का के साथ उसकी अच्छाई जाती है। हमेशा देखा है कि अच्छे लफ्जों से याद किया जाता है, कुछ भी है, पिछले जितने भी जर्नल गए, लेकिन बाजवा साहब ने ऐसे हालात कर दिए पाकिस्तान के, इतना तशद्दुद, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत कभी नहीं देखी गई। तो ये तो आप अंदाजा करें कि एक बेहतरीन जर्नलिस्ट को मार दिया गया किस बात पे? कि सिर्फ वो सच बोल रहा था। तो ये जो चीजें हुई है ना पाकिस्तान के अंदर, ये कभी नहीं हुई। आपने नंगा करके वीडियोस बनाई, आपके लोग जो भी। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जी। मैं थोड़ा सा कमेंट ये देना चाहूंगा समीना बाजी कि मैं सिर्फ, मुझे खुशी इस चीज की, इमरान खान, मैं कोई वो नहीं हूँ कि किसी का बहुत बड़ा फैन, लेकिन उन्होंने जो अवेयरनेस दिलाई है जी और पूरी पाकिस्तान की कौम और सब हम सबको, इसका क्रेडिट तो उस आदमी पे जाता है। आई मीन हम लोग इतने ज्यादा नाइव थे, हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है हमारे दरमियान। हम लोग जो थे बस एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते थे, और वाकई उस इमरान खान पे बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने ये जो अवेयरनेस दिलाई है ना, ये बहुत ही जबरदस्त काम किया है। और बाकी यही हमारी दुआएं हैं कि भाई ऐसा लीडर हमें इंशाल्लाह मिले आगे भी चल के, और हमारी तो यही दुआएं हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम फैज है। फैज साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान कामयाब होंगे या नहीं होंगे? आपको क्या देख रहे हैं आप, जो हालात चल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कितना चेंजिंग आ रही है, किस तरह हलचल मची हुई है सियासत के अंदर। इमरान खान के कारकुनों को नहीं पता था कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं, उन्होंने अचानक अपने जलसे में ऐलान कर दिया पिंडी के अंदर। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऐलान तो हो चुका है, क्या असेंबलियां हकीकत में तहवील करेंगे या नहीं करेंगे, या अभी भी टाइम ले रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं? तो आप क्या देखते हैं? अपना आप भी देखते ही हैं, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते ही होंगे और देखते ही होंगे। मेरे लिहाज से तो जो भी तहलील हुई हैं, जो भी हो रहा है वो बहुत, उसके सामने भी रुकावटें काफी हैं, मतलब हर शख्स में, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि जब पहले भी असेंबलियां टूटी थी, जब नवाज शरीफ और जब पीडीएम जब बनी थी, उस टाइम उन्होंने भी रिजाइन दिया था। तो हाँ, मुश्किलात अभी भी आएंगी सामने उनको, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी, लेकिन बस ये है कि मेरे ख्याल से अब पाकिस्तानी एक साथ हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरा ताल्लुक तो सिंध से है, सही है, मैं कराची से हूँ, लेकिन जैसे लाहौर के लोग, जब मैं 2016 में गया था, तो लाहौर का हर शख्स, हर लाहौरी, हर लाहौर के रहने वाले नवाज शरीफ की जबान पे उनका नाम था। तो ये चीज मैंने अब जो एक टर्न अराउंड देखा है, लोगों में चेंजेस देखी है, बहुत से पंजाब के लोगों में और बहुत से लोगों में कि चेंजेस आई है, सही, उनको हकीकत का पता चला है। तो ये नहीं कि उन्होंने पंजाब के लिए नहीं किया, काश के वो पूरे पाकिस्तान के लिए करते, करेक्ट। तो हम नवाज शरीफ ने, वैसे ये बात है, ये मानने वाली बात है कि पंजाब के लिए बहुत काम किया है। पंजाब अगर आप देखें तो आप लोग यहाँ से जाने के बाद पंजाब को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में काम नजर आ रहा है उनका, उनकी हुकूमत के दौरान जो उन्होंने काम किया। पर कराची तो ऐसा कचरा कुंडी बना हुआ है, आप अंदाजा लगाएं कि अफसोस होता है कराची को देखने के बाद, बहुत अफसोस होता है कि ये हमारा मुल्क है, यहाँ कराची का शहर है जो रोशनियों का शहर था, आप सोचे तबाह बर्बाद हो चुका है, जगह जगह कचरा गिरा हुआ है, जगह गड्ढे, रोड क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आप लाहौर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये हमारे मुल्क का एक हिस्सा है, एक सूबा है लाहौर, जो नवाज शरीफ ने काम किया, जो चीज की उसको अप्रिशिएट करेंगे। हाँ जी, किया उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, अगर जो नहीं किया उसको हम कहते हैं कि जी भाई नहीं किया। कराची में तो कोई काम ही नहीं हुआ, समझ लें, काम ही नहीं। और मेरा यकीन माने, मैं तो क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी हमें इतना हक नहीं बहुत पहुंचता है कि हम ज्यादा क्रिटिसाइज भी करें, क्योंकि हम रहते नहीं है, प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं जो वहाँ के बेचारे लोग फेस कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बस मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे मुल्क को बरकरार रखे और उसको आगे बढ़ाए, दैट्स ऑल। कोई भी लीडर आए, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में आए या कोई भी अच्छा, कोई भी लीडर आए, पर अच्छा लीडर आए, अवाम की मुंतखब करे, अवाम के वोटों पर आए, धांधली से ना आए, बेईमानी से ना आए। और ये जो आर्मी के लोग हैं जो चलाते हैं वो अपना काम करें, सियासत में, पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले, सियासतदानों को सियासत करने दे, तो ज्यादा बेहतर होगा, लगेगा मुल्क काफी बेहतरी की तरफ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, टोटली एग्री। और बस हमारी भी यही दुआएं होती हैं कि भाई वहां पर जो है ना खुशहाली आए, हर शख्स खुश रहे, क्योंकि हम पाकिस्तान है तो हम लोग हैं वाकई में। देखिए पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की पहचान है, एक शनाख्त है, आप यहाँ के चाहे कितने सालों भी रह जाएंगे, अपने बच्चों के बच्चे, जो आपके बच्चे होंगे, आपसे पूछेंगे भाई आप कौन थे मुझसे, तो आपने बताना है, आपने अपनी शनाख्त बतानी है कि जी हम पाकिस्तानी हैं, फखर से बताएंगे हम पाकिस्तानी हैं। तो यकीनन अपने मुल्क से हर कोई मोहब्बत करता है। देखिए कि शो करने का मकसद ही यहाँ पे यही है, ओवरसीज में बैठ के, इट्स नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट शो होता है ये लाइव शो करना, आप लोगों के साथ बात करना, कॉलर को लेना इतना आसान नहीं होता जिस तरह हम ये काम कर रहे हैं। इसके लिए सिर्फ ये समझ लिया, अमेजिंग जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कम्युनिटी के लिए, कीप अप, बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी होती है आप जिस तरीके से काम यहाँ करती हैं, इतना हार्ड वर्क करती हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के टीवी पे आना। इट्स नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट है। 2 आवर्स देने आपको, बारिश हो, सर्दी हो, तूफान हो, वेदर कैसा यहाँ पे खराब होता है। देखिए रिकॉर्ड शो करना और देना चैनल के ऊपर बहुत इजी होते हैं कि आप हफ्ते में 4 शो एक साथ ही रिकॉर्ड कराते हैं, अपने ड्रेस चेंज कर करके वो एडिट होकर चल जाते हैं। पर एक लाइव शो करना, एवरीडे आप लोगों के साथ बैठना, बात करना, करंट इश्यू पे बात करना, इट्स नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप लोग के लिए आते हैं, ताकि आप लोग, कितने लोग हैं जो मेरे इस शो की वजह से डिप्रेशन से बाहर निकले, डिप्रेशन में चले गए थे, वो इंतजार करते थे। कोरोना में हमने डिप्रेशन में से लोगों को निकाला, हमने 3-3 घंटे अपना कंटेंट दिया, यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ शो किए, सब कुछ बंद था, लॉकडाउन पे गया था, पूरी ये कनाडा, पूरा दुनिया गई हुई थी समझ ले, और हम बैठ के यहाँ पे आके शो करते थे कोरोना के अंदर। तो ये ऑल क्रेडिट गोज टू यू, ऑफ कोर्स वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। आप हमारी कम्युनिटी का बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह।
माशाल्लाह यू डूइंग अमेजिंग जॉब और कीप अप द गुड वर्क, और अब मैं तो ये कहूंगा, और बहुत खुशी होती है अपने मुल्क की खातून को जब टीवी पे देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, तो बड़ा एक अच्छा सा महसूस होती है फीलिंग। और जैसे आप बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, बस यही है कि आजकल जो हालात हैं, जैसे बाजवा साहब की बात हम जैसे कर रहे थे जी, हम चाहते थे कि जरा उनकी थोड़ी सी खूबियां भी बताई जाए। आज वो रिटायर हुए हैं तो थोड़ा खूबियां बताएं कि उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए यहाँ पे मुल्क के लिए। जी, मैं इतना उनको मतलब मैं उनके बारे में इतना नहीं ज्यादा डिटेल में जा रहा था, बट हाँ मैं तो खूबी में तो सिर्फ यही कहूंगा कि भाई हमारी सरहदों को महफूज उन्होंने रखा, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे दुश्मन हैं जो पाकिस्तान को गलत निगाह से देखते हैं, और हमारे लिए मैं तो फौज की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि फौज नहीं है तो हम लोग नहीं है, वरना बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें दो राय नहीं है। कोई भी टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन जितने भी है सब बिके हुए है, तो कोई भी पाकिस्तान को इजीली बेच सकता था। तो उस लिहाज से फौज एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और मैं तो सभी को उनका वो काम मतलब हमें सबको उनको तारीफ ही करनी चाहिए, बिकॉज फौज नहीं होती तो हम वाकई पाकिस्तान कोई भी टेक ओवर रातों रात कर सकता है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम सब फौज की बिना पे ही ये मुल्क चल रहा। हाँ सही है, और अब मीडिया, सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि हमें बहुत सारी चीजें पता चली हैं, जैसे कि उनके असासे हैं। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए, और ये अगर उन्होंने किया है तो प्लीज उनको उसका टेक एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले लोगों के लिए भी एक तरीके से एक ये मिसाल बन जाए, बनना चाहिए मिसाल। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक शख्स 5 साल अपनी जिंदगी के देता है एक मुल्क के अंदर, तो जब जाता है तो अवाम इतना खुशियां मनाती है, तो क्या वजह, क्या रीजन है? तो पीछे ये चीज छोड़ के जा रहा है आने वाले के लिए कि वो सबक ले ले। इस वक्त अवाम जाग चुकी है, अवाम को शऊर आ चुका, जैसा करोगे वैसा ही जवाब देगी अवाम। इस वक्त पहले की बात और थी, जो चलता रहा मुल्क के अंदर, मगर इस वक्त पूरी अवाम जो है एक चीज को समझ चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने बात की शुरू में आके कि चले खान साहब आते हैं या नहीं आते, वो तो डिपेंड करता है अभी भी अवाम के ऊपर, कि अवाम अगर लेकर आएगी तो आएंगे खान साहब, नहीं लेकर आएगी तो मुश्किलें नहीं आएंगे। मगर ये बात है कि उन्होंने एक सोच दे दी अवाम को, एक आवाज दे दी, उन्होंने एक बताया। बंद कमरों में जो बंद कमरों में फैसले होते थे, इमरान खान ने ये अवेयरनेस दी कि बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। उन्होंने एक लड़ने के साथ, एक हौसले के साथ, एक हिम्मत के साथ आके पूरी पब्लिक, पूरी मीडिया, सोशल मीडिया ले ले, डिजिटल मीडिया ले ले या मेन मीडिया ले ले, उन्होंने आके किसी से डर और खौफ के बगैर ये बात की। हालांकि लोगों ने बहुत एतराज किया उनके इस बयानात पर, और उनके बयान को भी बहुत ज्यादा तोड़ मोड़ के पेश किया गया। यकीन करें कि काफी काम उन्होंने ऐसे किए हैं कि हम उनको सराह सकते हैं उनके कामों को। हालांकि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती, अभी बता दूं, मगर लोग मुझे अभी भी यही कहेंगे कि आप पीटीआई लग रही थी। हालांकि मैं पीटीआई नहीं हूं, मैं पीटीआई की बंदी नहीं हूं, मैं न्यूट्रल बात करती हूं। मैंने अभी शुरू में नवाज शरीफ की भी तारीफ की कि लाहौर अपने हुकूमत के दौरान उन्होंने लाहौर को बाकी बनाया है, हम फख्र करते हैं उनके काम के ऊपर। तो अभी हम जो चीज है जी, 2016 में लाहौर गया था, हालांकि मेरा ताल्लुक कराची से है। मैंने वाकई बहुत फर्क देखा जब मैं कंपेयर दोनों सिटीज को करता हूँ, तो बहुत ज्यादा फर्क है दोनों सिटीज में। तो यही था कि काश के वो उस टाइम कराची को भी कुछ देख सकते हैं, सिटीज को भी बना सकते हैं। तो आज को उनके शायद वहां पे भी अहमियत है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी 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 जी, उन्होंने जो पैसे वगैरह जो खाए, बस उससे बड़ा अफसोस हुआ देख करके ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फैज, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छी बात की आपने। थैंक यू सो मच, एवरीडे कॉल किया करें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू इंशाल्लाह। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप मतलब रोजाना कुछ ना कुछ पीटीआई के बारे में बोलती जरूर है। मैं इसलिए बोलती हूँ पीटीआई के लिए कि कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैं चाहती हूँ, मैं देखे जो दिल में है वो बात बोलती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग ये बर्दाश्त नहीं करते मेरी इन चीजों को, पर मैं एक सच बोलती हूँ। देखिए, मैंने नवाज शरीफ के बारे में जो उनकी अच्छाइयाँ थी मैंने बोली, कहा कि उन्होंने अवेयरनेस दी है उन्होंने अवाम के अंदर। देखिए कितने बयानात, आप किसी में इतना हौसला नहीं था। देखिए नवाज शरीफ ने कहा, सबसे पहले मेरे एक कॉलर ने आके बताया था कि जी नवाज शरीफ ने तो सबसे पहले फौज के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर इतना खुल्ला अवेयरनेस नहीं दे पाए थे नवाज शरीफ ने कहा, इतराज किया, पर नहीं दी जितनी है ना इमरान खान साहब ने आके खुल्ला बातें की, लोगों को जवाब दिए। आपके बयान पे एक्चुअली मुझे इतराज है कि फौज के खिलाफ
नहीं, फौज के खिलाफ नहीं उन्होंने नहीं, बिल्कुल आपसे कहे सॉरी, आप मैं वाकई में सॉरी करती हूँ। मैंने हमेशा ये कहा कि देखिए फौज है, मैंने आपको शायद याद होगा मेरे प्रोग्राम में हमेशा फैसल भाई फौज को खिलाफ कहते थे, मैं हमेशा कहती थी। हमारी बात सुन ले, अब सुना बात ये है कि हमने हमेशा और जो भी सियासत से थोड़ा बहुत, मैं सिर्फ एक लफ्ज, आप ही की बात सुनूंगी, मैं सिर्फ एक लफ्ज कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी फौज को नहीं कहती, डिपार्टमेंट में जो लोग खराब लोग हैं जिनकी वजह से ये सब गंदगी फैलती है मुल्क के अंदर, उन लोगों के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मैं पूरे इदारे को खराब नहीं कर रही, पूरी फौज को खराब नहीं कर रही। मैंने हमेशा फौज की रेस्पेक्ट की और मैं हमेशा कहती हूँ फौज जागती है और तो हम लोग सोते हैं। ये बहुत ही जो बयान मेरे जैसे लोगों के लिए जो है ना, ये बहुत ही एक गैर संजीदा बयान कहूंगा मैं उसको जी। बात ये है कि फौज, हम अब बात कर लेते हैं खुल के जरा, खुल के फौज एज ए इंस्टीट्यूशन एक इदारा है जी, और वो अपने सरबराह की पॉलिसी को टो करता है, उसको फॉलो करता है, उसमें कहीं भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। फौज में एक तरीके की डिक्टेटरशिप है, तो ऊपर से जो टॉप समान फैसला करती है वो नीचे तक तो होता है वो फैसला, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होता जी। तो अब आप ऐसे कहें कि ऊपर के चंद लोग ही तो पूरी फौज चला रहे हैं भाई जी, उन लोगों को सही होना पड़ेगा ना, मेन चीज ये जी। फिर अदारा वही करता है जो ऊपर के लोग चाहते हैं जी। तो अच्छा, सलाम वालेकुम सैयद भाई, सलाम वालेकुम। तो नीचे सैयद भाई, अभी आपने सैयद भाई बात तो सुन ले मेरी जान, बात तो सुन ले अभी आपने कहा जो ऊपर वाला कहता है पूरा नीचे तक वही चलता है। फिर आप उससे राशिद महनाज शहीद से निशान हैदर वापस ले लें, उससे बोले ये गलत मिला है तुम्हारे को, तुमने अपने ऊपर वाले की बात नहीं मानी, जो उसके ऊपर बैठा था उसने क्या कहा था। अरे यार बात तो सुनो, आप कहाँ बात ठीक है, अभी आपको आप अपने पास से बोल रहे हैं भाई। अरे तो भाई वो कह रहे हैं, एक सेकंड साजिद भाई, वो कह रहे हैं कि पूरी बात सुन ले। मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आप सर पूरी बात सुन ले, फिर इसके बाद हम इनके ऊपर करते हैं, बात करेंगे तो मैं सुनूं। हाँ राइट। बात ये है कि जो मिडिल और लोअर फौज में जो रैंक है उनकी कोई सही नहीं होती पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। अब जब आप एज ए टॉप मैनेजमेंट कोई ऐसा फैसला करते हैं जो अवाम के मफाद के खिलाफ होती है, तो वो लोग अल्टीमेटली फौज को बोलते हैं फौज, लेकिन उनका मतलब फौज नहीं होता, उनका मतलब मैनेजमेंट ही होती है जो कि वो रूल्स बना रही है। अब हुआ ये कि जो एक नुक्ते पे जो सब मुखालिफ है, चाहे फौज कह लें, चाहे एस्टैब्लिशमेंट कह लें, या टॉप मैनेजमेंट कह लें, वो एक नुक्ते पे जो सब मुखालिफ है, वो नुक्ता ये है कि फौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। दिस इज द ओनली पॉइंट, वन पॉइंट एजेंडा है, ठीक है, जिस पे पूरी कौम मुत्तफिक है। पहले भी थी, अभी भी है। पहले थी, लेकिन चूंकि उस वक्त छोटे सूबों से आवाज आती थी तो उनका गला दबा दिया जाता था, उनको लटका दिया जाता था, उनको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता था, क्योंकि वो छोटे सूबों से आवाज आती थी, बड़े सूबे से कभी आवाज आई नहीं। अब हकीकत में ये है कि फौज में पंजाब में जो यानी आर्मी में पंजाब के लोगों की तादाद प्रॉब्ली 65 to 70% है, ठीक है, वो बड़ा सूबा है और उसमें ज्यादा लोग होंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद पश्तूनों की है और थोड़े बाकी लोगों की। तो अमूमन इस नजर से भी देखा जाता था फौज को। तो जब वो पंजाब से कभी कोई आवाज बुलंद नहीं हुई, तो फौज को हमेशा ये मौका मिला कि वो ये चीज करती चली जाए जी। अब क्योंकि पहली दफा अगर किसी ने आवाज उठाई थी इस वन पॉइंट एजेंडे पे के फौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, पंजाब से तो वो नवाज शरीफ ने करी थी जी। नवाज शरीफ ने ये बात उठाई कि फौज को उनकी गवर्नमेंट चली गई, जो भी हो गया। उस वक्त जब पंजाब में नवाज शरीफ मुखालफत कर रहे थे और जब नारा लगा कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, ये पहली दफा नवाज शरीफ ने लगवाया जी। उस वक्त पीटीआई फौज के सहारे कंधे पे बैठ के सैर कर रही थी। उस वक्त भी हम लोग जैसे लोग यही कहते थे कि दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू ज्वाइन दिस वन पॉइंट। जी 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 जी। कि फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए, लेकिन चूंकि उस वक्त इमरान खान फौज की सपोर्ट में थे और फौज इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, लिहाजा उस वक्त ये भाई मेरे कौन से आप नवाज शरीफ के जमाने की बात कर रहे हैं, मुझे बताएंगे इमरान खान के अलावा कोई दूसरी सीट थी इमरान खान के पास? अगर इमरान खान को ऐसी सपोर्ट थी
तो इमरान खान कम से कम एक नहीं तो 10-12 सीटें ले लेते। उसकी तो बेचारे की 26 साल की जद्दोजहद है मेरे भाई। तो अब आप कहेंगे 26 साल से फौज उसके साथ थी। देखो मैं बात इमरान खान की या इसकी नहीं कर रहा, इस वक्त मैं एक जनरल। अभी आपने इमरान खान का नाम लिया है, अभी इन्होंने ये कहा कि इमरान खान उस वक्त फौज के इमरान खान के साथ थी फौज। भाई मैं तो अभी मजीद नाम लूंगा। हाँ बात ये है कि आपने जद्दोजहद। एक सेकंड सही साहब, एक सेकंड सही है सर, लेकिन एक सेकंड लेकिन आप पे जो इल्जाम है कि आपने जो धरना पहली दफा दिया था वो जनरल पार्टी के और बाकी लोगों के सपोर्ट में दिया था जी। चलिए साहब फिनिश करते फिर मैं बोलता हूँ। मैं जल्दी से आपको नहीं आप बोल दे सही साहब, सुन लेंगे आपकी बात भी। चले बोले क्या कह रहे हैं जी। सबसे पहले फौज के खिलाफ अल्ताफ हुसैन बोले थे। जनरल मुशर्रफ अल्ताफ हुसैन को कराची में लेके आए थे तो वो पीपल पार्टी के खिलाफ थे। सबसे लोग चलाए जा रहे थे और मुशर्रफ उसकी हेल्प कर रहा था। उस वक्त इनको कोई परेशानी नहीं थी कि मिलिट्री क्या कर रही है। उसने हजारों की तादाद से लोग चला दिए। अब आज उसका नंबर आया हुआ है। आज की जो ताजा खबर है ना, वो कहते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी अल्ताफ हुसैन की लंदन में है ना, वो सारी फंडों से बनी हुई है, वो खून के पैसों से बनी हुई है। वो सारी नीलाम होगी और ये ओल्ड होम में जाएगा। जितने इसने जुल्म किए हुए और शेख साहब उनके साथ होते थे, सारे के सारे जो आगे मिलिट्री के खिलाफ बातें करते हैं। इन्होंने बहुत चिटकारे लिए हुए हैं, इन्होंने सब अपना मुजारतें ली हैं। आप ये आगे बातें करते हैं। वो पिछली तरफ उनकी सिस्टर का घर होता था अल्ताफ हुसैन जी का, कि इस तरफ भी जाना की इस तरफ बहन शमीम रहती है। वो एक दिन छापा पड़ा वहां, जो सिंध का जो गुंडा था ना उसके घर से पकड़ा गया। मोटरसाइकिल स्नैचर, टेलीफोन स्नैचर, कातल, भागे हुए अफवाहों से सारे के सारे उसके घर में छुपे हुए और ये उनकी हेल्प करते थे। लेकिन भी इन्होंने बोला कि अल्ताफ हुसैन को वापस ले आए थे। क्यों नहीं आए भाई? और लोग क्यों आया वो आके नहीं आएगा देखना तो ओके और नहीं कोई आएगा। ठीक है जी, वो भी मिलती है। चलो फिर करते हैं। चले जी आप बोले आप सही साहब। वो तो डिस्कशन कहीं और की थी और वो कहाँ चले गए जी। बात ये है कि हम ये कह रहे थे कि अभी भी जो एक पॉइंट एजेंडा है वो ये है, फौज अपनी जगह मोहतरम है जब तक वो अपनी बाउंड्रीज में है। अदलिया उसी वक्त मोहतरम है जब तक वो अपनी बाउंड्रीज में है। जब आप बाउंड्रीज से बाहर निकलते हैं तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आगे शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज है इसमें सब पार्टी को फिर एक दफा मिल बैठना पड़ेगा इस वन पॉइंट एजेंडे पे। आज किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आज किसी का कोई मुखालिफ चला गया है तो कल वो वापस भी आ सकता है। लेकिन जब आप एक रूल रेगुलेशन बना लेते हैं, एक वन पॉइंट एजेंडे पे पैक कर लेते हैं, फिर जो तीसरा फरीक है उसकी जरूरत नहीं होती कि वो सियासत में दखल दे। अगर हम अभी सिर्फ इस बात पर खुश हो जाए कि बाजवा चलाई है, कल कोई और बाजवा आ जाएगा, उसमें क्या है? फिर आप क्या करोगे? तो इसको एक उसूल बना ले, बाकी जो है और लोगों से राय ले लें। अच्छा तो आप ये बता देंगे इमरान खान को के बताइए कि क्या वापस आएंगे, इमरान खान कामयाब होंगे या नहीं होंगे? इमरान खान जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी इन्होंने बाटा कॉलर ने भी बोला कि 26 साल की जद्दोजहद है इमरान खान की, तो 26 साल की जद्दोजहद में इमरान खान ने अब क्या आपको लगता है? 26 साल की जद्दोजहद में उनको सब कुछ मिला जो उनको एक पार्टी ख्वाहिश करती है। उनको जो है केपीके में 2 दफा गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला जी। कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने का मिला और गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में और फेडरल में, ठीक है। और सेनेट का चेयरमैन भी उन्हीं का था। तो कोई भी पार्टी जो ख्वाहिश करती है कि वो पार्टी पावर में आए, उन्होंने वो सारी पावर एक्सरसाइज करी। कोई ऐसी चीज उनसे रह नहीं गई, ठीक है। अब आती है बात हर गवर्नमेंट की डिलीवरी की कि आप डिलीवर क्या करते हैं जी। तो लोग नारे बहुत अच्छे लगते हैं, जज्बाती नारे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट एट द एंड आप डिलीवर क्या कर रहे हैं आम लोगों के लिए? असल बात ये है, मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी क्या है, दाखिला पॉलिसी क्या है, ज़राअत कहाँ जा रही है, आपके एक्सपोर्ट कहाँ जा रहे हैं, आपके रिलेशन कैसे हैं दुनिया से, दुनिया आपको किस नजर से देख रही है।
अब देखें किसी गवर्नमेंट में कोई इतना, पाकिस्तान का पासपोर्ट पहले भी सबसे नीचे नंबर पे था, आज भी नीचे नंबर पे, ठीक है ना। तो दुनिया आपको किस नजर से देख रही है, वो असल बात होती है। तो कोई सैयद भाई अभी आपने जी सैयद भाई अभी आपने ये कहा कि 2 दफा इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई जी। मेरे भाई डिलीवर किया तभी तो आई, वरना ऐसे कैसे आ जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ। फिर आपने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो दुनिया में सबसे नीचे पहले भी था और अभी भी है जी। तो मेरे भाई 3 साल में का ये पाकिस्तानी पासपोर्ट नीचे गया। मैं तो कह रहा हूँ 75 साल पाकिस्तान को बने हुए तब से नीचे पाकिस्तान का पासपोर्ट। तो आप मेरी बात को समझे नहीं, मेरा ख्याल है। मेरा मतलब नहीं, मैं नहीं समझा कि जो यही मैंने, इन्होंने पूछा ना पार्टी 26 साल की जो है जज का वो जवाब था कि आप जो एंजॉय करना चाहते हैं आपको वो मौके तमाम मिल गए। जी 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 जी। पाकिस्तान में क्या तब्दीली आई या आम लोगों की जिंदगी में क्या तब्दीली आई, तो एज ए आम आदमी मैं देखता हूँ कि किसी की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि मुश्किलात मजीद बढ़ी हैं। ठीक है, देखो 3.5 साल की बात नहीं होती, बात ये होती है एक पैटर्न होता है, एक चीजें नजर आती हैं वो नजर नहीं आई। अब एज ए न्यूट्रल होकर सोचो कि इमरान खान के पास बड़े मौके थे, जैसे पंजाब में जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्होंने अपने गिर्द वो लोग रखे जो मुश्किलात पैदा करी जिन्होंने उनके लिए। अगर वो तगड़ा वजीर आला उस वक्त लगा लेते, मेरी तो चॉइस ये थी, जो मेरा मशवरा भी था कि पंजाब में शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक को आप उधर ही रखो वजीर आला सरहद, और ये सेंट्रल में आप जहांगीर तरीन, शिबली फराज और इन जैसे लोग। तो सैयद भाई इमरान खान साहब के पास हुकूमत थी, पावर नहीं थी, छोड़ देते ना। फिर जो आप मेरी बात भी तो सुन रहे हैं ना, अब आप मेरी बात भी प्लीज आप सुन रहे, मैंने आपकी सुनी। तो ये तो इमरान खान ने तो मुसलसल कह ही दिया ना कि मेरे पास नहीं थी, मैं इख्तियार नहीं था मेरे पास, छोड़ देते। ठीक है, फिर अब आपने कहा जी, आपने कहा अवाम मजीद मुश्किलात में आ गई। देखे मेरे भाई, मैं मानता हूँ इमरान खान मुश्किलात में लाया अवाम को, मैं एग्री हूँ आपकी बात से, मगर आप हो गए या मैं, कोई भी XYZ कोई दूसरे मुल्क जाता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो जाते के साथ ही घर नहीं खरीद लेता, वो जाते के साथ ही 3-4 गाड़ियां नहीं खरीद लेता, आदमी बेसमेंट से शुरू करता है, पैसा सेव करता है, फिर वो अपनी जिंदगी बनाना शुरू करता है। इसी तरह मेरे भाई इमरान खान ने भी यही काम किया कि अवाम को अवेयरनेस दी कि ये चीजें हैं, इस वजह से अवाम ने कहा मुश्किलात हम झेलेंगे, हम हैं आपके साथ खड़े थे। इसी वजह से आप ये देखिए मेरे भाई, आज से पहले इमरान खान से पहले फौज को अगर कोई बातें सुना देना आपके, अगर आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने सुनाई, तो हमेशा अवाम जो थी वो फौज के साथ खड़ी रही, मगर आज के दौर में आप देख लेंगे इमरान खान ने फौज को क्या नहीं कहा, अवाम जो है वो इमरान के साथ खड़ी हुई है। आप इससे भी तो अंदाजा लगाए ना मेरे भाई, अगर आपने सब्जी उठाई है तो इमरान खान के लिए उठाई, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। देखें, मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप किस तरह सोचते हैं और किस तरह देखते हैं, आप अपने लिहाज से देखते हैं और अपने लिहाज से सोचते हैं, और जैसे साहब अपने लिहाज से सोचते हैं, अपने लिहाज से देखते हैं, अपने लिहाज से सोचता हूँ, उनका अपना तजिया है, अपने लिहाज से बात करता हूँ। राइट। अब होता ये है कि मुझे लगता है कि जब आपके पास पावर होती है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर कर जाते हैं, ऐसा आदमी जरूर लगा जाते हैं। देखिए, आपको जो KPK में गवर्नमेंट मिली ना या सेंट्रल में, आप कोई भी सियासी आदमी ये बात सुन रहा हो, उनको सिर्फ और सिर्फ परवेज खटक की वजह से मिली थी। और कोई भी मेरी बात सुन रहा है जो सियासी आदमी है वो आके इस बात को इंडोर्स करेगा। परवेज खटक वो काम करके चला गया जिसकी वजह से उनको सेंट्रल में भी गवर्नमेंट मिली और उनको KPK में भी गवर्नमेंट मिली और पंजाब में भी। इमरान खान ने क्या करा, बजाय इसके परवेज खटक के जैसा कोई आदमी लगाते, उन्होंने बोलदार जैसा आदमी लगा लिया, और उसके गिर्द किसको छोड़ा, फिरदौस आशिक रहमान, फैयाज चौहान। यार आप सिलेक्शन तो देखो ना। फैयाज चौहान, एक मिनट के लिए आप हमें कहते हो कि हम गलत बात कर रहे हैं, चले एक सेकंड, ये नहीं है। अब उन्होंने कराची की बात कर रहे हैं आप। जी 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 जी, कराची कचरा पिंडी की मैं जवाब देता हूँ आपको। हाँ। सदर आपका कराची का, वजीर आजम कराची का, गवर्नर कराची का, 16 MLA, 25 MPA, आपको और क्या चाहिए थे भाई। कराची में 1100 अरब का वादा करके आपने 11 रुपए भी नहीं दिए उसको। आबादी आपने कराची की आधी कम कर दी, 1.5 करोड़। कोटा सिस्टम आपने मुस्तकिल कर दिया। आपके पास तो सारे इख्तियारात थे, वजीर आजम आप, सदर आप, गवर्नर आप, 16 MLA, 24 MPA,
फेडरल मिनिस्टर। मेरे सैयद भाई, ये आपकी सोच है कि इख्तियारात थे, अब तो यही तो बहस कर रहे हैं, इख्तियारात नहीं थे, हम आपसे यही तो कहना चाह रहे हैं, इख्तियारात होते तो आप पाकिस्तान देखते कहाँ से कहाँ निकल जाते। भैया बात सुनो फिर अजय भाई एक आखिरी बात कह के मैं खत्म कर रहा हूँ, बहुत लंबी कॉल हो गई मेरी। मेरे पास और कॉलें भी है बहुत सारी जो टाइम लेना चाह रही है, जल्दी से बोले जी। अगर आपके पास वजीर आजम, सदर, गवर्नर, 24 MPS, 16 MNA वफाकी वजीर है और आप कह रहे हैं आपके पास इख्तियार नहीं है, तो भाई सियासत छोड़ दें आप। थैंक यू सो मच, सियासत आपका काम नहीं है। थैंक यू सो मच। वो अपना लास्ट बात जी। हेलो जी जी, यही 22 MQ के पास भी थे जो अभी भैया साहब ने कहा ना, विद ऑल द रिस्पेक्ट, यही एक सेकंड जी, लास्ट 35 ईयर से जी जी अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ समीना, जब अभी बात हो रही थी परफॉर्मेंस की, जब 2018 में इमरान खान को गवर्नमेंट मिली ना, उस वक्त पाकिस्तान दिवालिया होने के बिल्कुल दहाने पे खड़ा हुआ था। वहां से इमरान खान ने अपनी जद्दोजहद शुरू की और आपको उस जगह पे लेके आया जहां पूरी इंडस्ट्री चल पड़ी और आपके ज़खायर बढ़े और सब कुछ हुआ, सारे लोगों को रोजगार मिला और कोविड का 2 साल का जमाना भी आपने देखा। फिर अभी जब हुकूमत गिराई जाती है, ये 9 अप्रैल की मैं बात बता रहा हूँ, खजाने में इतना, ये मिफ्ता इस्माइल के मैं वो कर रहा हूँ कोट, बिल्कुल वही इसमें फिगर कोट कर रहा हूँ। 9 अप्रैल को मुल्क के खजाने में 23 अरब डॉलर मौजूद थे। कितने? 23 अरब डॉलर, ठीक है। और वो आज कितने रह गए 7-8 महीने में? 8 अरब 70 करोड़। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। तो बात करने से पहले जब हमारे सामने आदादो शुमार होते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है बात करने में। तो इन्होंने तो 7-8 महीने में सही जो मरियम कहती है ना, वो इकोनॉमी की फेर दी। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि इमरान खान को क्यों लोग पसंद करेंगे, इमरान खान ने क्यों ऐसा क्या कर दिया। तो भाई अवाम जो है उसके पास ज्यादा दूर नहीं है, 6-7 महीने पहले उनकी हालात क्या थे उससे कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं वाकई में दूध और शहद की नहरें बह रही थी पाकिस्तान में, क्योंकि महंगाई 12% पे थी जो आज 35। आप बोल लेना, एक सेकंड ये ले आका साहब बोले जी, जो बिजली 1 मिनट जी, 16-18 रुपए का यूनिट। अब आप देखें मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ, पेट्रोल 100 रुपए बढ़ गया, डीजल 100 रुपए बढ़ गया, दवाइयाँ 30% महंगी हो गई। मतलब अवाम की पहुंच से तो हर चीज दूर हो गई, तो इसलिए अवाम तो पहले ही खड़ी हो गई है। इमरान खान कहे या ना खड़े, तो देखते हैं ना, ठीक है। बड़ा आसान सा तरीका होता है। अवाम को क्या सहूलियत मिल रही थी? किसान खुशहाल था, इंडस्ट्री तो बंद हो गई है। पंजाब में 16,000 यूनिट बंद हो रहे हैं सिंध के, लेकिन वो ऑफिस में नहीं बैठते थे, वो सारा वक्त ज्यादा भाई बोले आप, क्योंकि वो सारा वक्त जेल में गुजारा करते थे, जाके कहा वहाँ आधे से ज्यादा MPM जो बैंक लूटते थे, मोटरसाइकिल छीनते थे, टेलीफोन छीनते थे, कातल थे जो, वो पकड़े होते थे। उनकी सिफारिश करने के लिए वो जेल में जाके बैठे होते थे, और नहीं तो उन्होंने एक दिन में नहीं की। ये कोटा सिस्टम कहते हैं, तो आपके पास 22 सीटें थी, तो आप अपना। अरे रियासत भाई, यहाँ रोजाना बात होती रही है कि इमरान खान ने हमारे लोगों को कम कर दिया, तो भाई अब तो PDM पूरी 14 साल PDM आपके साथ है। MKM का जो कोटा सिस्टम नहीं कर सके, एक दिन दफ्तर में नहीं बैठा, सारा दिन वो जेल में जाके बैठा होता। उन्हें चाइना कटिंग से फुर्सत मिलती तो कुछ करते ना, हर वक्त तो चाइना कटिंग करते थे ये MKM वाले, या नो गो एरिया बनाते थे या लोगों से पता लेते थे। इससे नंबर लगने शुरू हो गए ना आज की खबर। इससे कहाँ फुर्सत मिलती थी उन्हें कि अपने कराची वालों के लिए कुछ काम करते। बता रहे हैं कि ये जितनी प्रॉपर्टी लंदन में है ना, ये सारी इनके खून की ब्लड मनी है, ये सारी की सारी, इसको नीलाम करो और गरीबों में पैसे बांटो। इतने टुकड़े MKM के ना होते, अगर ये प्लेटफॉर्म पे होते, इनका तो ना किबला सही है ना इनको तो हड्डी चाहिए। कोई भी इनको हड्डी देता रहे, ये पालतू कुत्ते की तरह तुम खिला के जाएंगे उस हड्डी पे। इनका तो काम ही ये ब्लैकमेलर लोग हैं। पता नहीं क्यों इन लोगों को सपोर्ट करते हैं लोग यहाँ पे आके। इन्होंने दिया क्या है? एक साल में 35 स्ट्राइक, नो गो एरिया, बोरीबंद लाटे, इसके अलावा दिया क्या इन लोगों ने? और फिर आके बात करते हैं MQM की कोटा सिस्टम। भाई तुम्हारे पास इतने अख्तियार थे, अभी तुमने क्या कर दिया? अभी भी तो तुमने PTI को क्यों छोड़ा था? PTI
एपीआई को इसलिए छोड़ा था ना कि तुम्हारे वहां पे काम नहीं हो रहे थे। अब मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा काम हो गया? तुमने तो अपने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की, अपने ही लोगों से भत्ते लेते रहे। कौन सी इतना, मैं कहता हूँ जितना अल्ताफ हुसैन को कराची वालों ने उठाया था ना सर के ऊपर, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन कोई एक काम मुझे बता दो जो कोई बेतरीका किया हो। इनके लोग अरबपति बन गए, वहां पे लोग अपनी मर्जी से खालें तक नहीं दे सकते थे। ये हाल था इस कराची शहर का कि कराची में कोई कुर्बानी की खाल अपनी मर्जी से नहीं दे सकता था किसी को। जानी थी तो अल्ताफ भाई, वो एक क्रिमिनल के पास जानी थी, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं दे। भाई ने तो पूरा कराची तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके साथ ये पीपल्स पार्टी। एक सेकंड होल्ड करें, 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 एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मैं कॉलर पे तो बात करने का दिल नहीं था, बिल्कुल नहीं बात करें, दिल ही ना करें तो बेहतर टॉपिक पर जाए। जवाब दे। साजिद साहब अभी भी देखे प्रेडिक्शनें कर रहे हैं, और वो उनकी सारी प्रेडिक्शनें ये जो खास तौर पर जब से पाकिस्तान गए आपने देखी ली, लेकिन बहरहाल उनकी ख्वाहिश है। तो मेरा मशवरा ये है कि हम बजाय इसके कि एक दूसरे के स्पोक पर्सन बने, हम क्यों ना ऐसी बातें करें कि जो आपका चाहने वाला लीडर है ना, जो उससे गलतियां हुई उसकी गलती को माने आप, और जो फैक्ट्स हैं उनको कंसिडर करें। ये जब तक नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा इस मुल्क का। और देखें, जहां तक अभी वो सैयद साहब बात कर रहे थे ना, और उनको जवाब में कहा जी वो इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ ने फौज, देखें ये अभी आप ये तो सारे नए वो सियासतदान है ना आपकी कॉलर में। देखें जिस दिन 87 में वली खान ने नवाज शरीफ का मुंह चूमा था ना, उसने उस एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया था कि ये बंदा तुम्हें बताएगा। 87 में कोई देखे उस वक्त नवाज शरीफ के बारे में यही था कि प्राइम मिनिस्टर, वो था चीफ मिनिस्टर था ना, उस टाइम वजीर आजम तो नहीं था ना। और कोई ऐसा देखे नया मार्शल लॉ खत्म हुआ था, फौज के असरात थे, ठीक है। इसके बावजूद वली खान ने प्रेडिक्शन की थी नवाज शरीफ का माथा चूमकर, एस्टैब्लिशमेंट को उस दिन मैसेज दिया था। ये मैं को आपको हवा में लिखी बातें नहीं बता रहा। और उसी दिन नवाज शरीफ के बारे में वली खान ने प्रेडिक्शन की थी। तो नवाज शरीफ ने देखे वो काम आहिस्ता आहिस्ता किया। इमरान खान तो देखे अभी आपने आज पर लिखा हुआ असेंबली तहलील करने में कामयाब हो जाएंगे नहीं। आपको पता है अंदर खाने क्या बात हुई है? जी नहीं आप बताए ना, इसे तो लिखा है ताकि आके ना कॉलर आके बताए कि कामयाब होंगे नहीं होंगे। परवेज इलाही ने सारे मीडिया में यही चल रहा है, परवेज इलाही की बात के कंफ्यूज है परवेज इलाही। मैसेज ये दिया है कि खान साहब जब कहेंगे तोड़ देंगे जी 2 मिनट के अंदर। जी अंदर खान ने क्या मैसेज दिया है कि खान साहब आपके जमान पार्क में आपकी जो मौजें लगी हुई हैं, इधर हेलीकॉप्टर पे जाते हैं उधर आ रही हैं, ये बार आपके 250 तो 300 कमांडो और ये खड़े हैं, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत आपका रोब है, वरना तो आपको राना सनाउल्लाह पंजाब से गिरफ्तार करके ले जाएगा। लिहाजा आप ये वाले काम ना करें, पब्लिक को चकमा दें, असेंबली ना तोड़ें। ये परवेज इलाही ने मशवरा दिया। और मैं यानी कि आप बिल्कुल 100% सही बात बता रहे हैं। आके देखिए 100% तो फिर वक्त बताएगा, फिर वक्त बता देगा कि मेरी बात 100% थी या 0% थी। देखिए ना, तो क्या कितनी देर लगती है तोड़ने में? जी तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। ये सवाल यही पैदा हो रहा है कि कंफ्यूजिंग क्यों है। खान साहब देखे, खान साहब अच्छा यहाँ लोग उनको ना अकीदत से पूछते हैं। देखे पूछते तो लोग इंडिया में गाय का पेशाब पीते हैं, तो पूछने वाले को तो मना नहीं किया जाता। देखिए इस वक्त ये वाला टॉपिक हो ही नहीं रहा। आपको जो बात करनी है उस पर करें, हम इंडिया के लोगों के उस पर बात नहीं कर रहे कि वो किसको पूछते हैं और किसका ये करते हैं। तो ये सब थोड़ा लिहाज करें। एग्जाम्पल देनी है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे दें, मगर आप ये साउथ एशियन, देखिए ये साउथ एशियन चैनल है, उनका अपना अकीदा अपना यकीन है, वो जिसको भी पूछे जो भी करें। मैंने कोई बुराई नहीं की, मगर आपको ये मिसाल नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए कि ये बुरा इसलिए लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस बात को मेंशन यहाँ पे नहीं करते। अच्छा ये बात अगर मैं ये देखें, ये मेंशन नहीं करते लोग। आप ये देखें, अगर हम इनकी बात कर रहे होते इनके कल्चर पे, इनके मजहब पे, तो आप जरूर बात करते, मैं जरूर सुनती, मगर मेरा तो टॉपिक ही दूसरा। 1 सेकंड होल्ड कर देता था। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे आप? हेलो वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, 1 सेकंड में इनका जरा मैसेज ले लूं, फिर आपसे लेती हूँ। 1 सेकंड फैसल भाई। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी है जी, वो तो आप दूसरी एग्जाम्पल दे देना, दूसरी एग्जाम्पल दे दें। आप जरूरी है कि ये एग्जाम्पल दे, आपको जरूरी है कि आप यही एग्जाम्पल लेकर आए। एक मिनट जी
देखिए आप हमें ना सिखाएं, मैं आपको नहीं सिखा रही, आप तो बहुत बड़े सीखे सिखाए। आपने तो इतनी अच्छी बात आके मेंशन की है कि परवेज इलाही ने, मैंने भी सुना कि उन्होंने कहा कि जी 2 मिनट में नवाज खान साहब कहेंगे हम असेंबली तोड़ देंगे। आपने आके अंदर खाने की बात मेंशन की जो मेरे पास भी इत्तला थी, पर मैं नहीं बोल सकती थी, आपने आके बोला और मैंने सुनी आपकी बात, मगर आप लेके मिसाल लेके आप दूसरी बैठ गए। मेरी बात तो सुने ना यार, सुनाए। ना बने ना। मैं आपको जो बात, मैंने एग्जांपल दी है ना, अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका की मिसालें पाकिस्तान में नहीं दी जाती, इंडिया को मैंने। फिलहाल आप टॉपिक पे बात कर ले खुदा के लिए। चले मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब ये जो आपके हैं क्या शहबाज गुल साहब, ठीक है, इन्होंने जो पब्लिक में खड़े होकर तकरीर की है, ठीक है, क्या वो तकरीर आप उसकी गंदी गलीज तकरीर, गंदी। थैंक यू वेरी मच। आप खातून है वहाँ पर, ठीक है, ये तो हाल है। मैं ये कह रहा हूँ पूछने की, इसलिए आपको मिसाल दे रहा था। अब जो मेरी बात मुकम्मल होने दें, देखिए समीना मेरी बात मुकम्मल। फजलुर रहमान साहब ने जो खवातीन के बारे में कहा, तो उस सिलसिले में आप क्या बात करेंगे? आले हजरत में भी ये सवाल तो फैसल भाई आप क्वाइट है, मैंने आप ही से सवाल करना है ये और पूछना है ये जवाब मैंने आपसे। अभी फिलहाल मैं जो ना अभी इन लोगों से बात कर रही हूँ, मैं उसके बाद सवाल करती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये साहब आगे कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, और हम आगे कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि अपना खान साहब मुझे बोलेंगे तो मैं 2 मिनट में असेंबली तोड़ दूंगा। बात मानेंगी या इनकी बात मानेंगी? मैं बात किसी की नहीं मानूंगी, जो सच्चाई होगी वो आएगी सामने। वैसे हमने आगे बोल दिया और हम सारा दिन आज टीवी पे सुनते रहे, या इनको कुछ स्पेशल रेफरेंस आई है तो वो बता दें कि मरियम बीबी की कॉल आई है या मियां साहब की कॉल आई है या नवाज शरीफ की कॉल, शहबाज शरीफ की कॉल आई है इनको। Just like a movie यार, it was a color. इनका गारंटी से कह सकते हैं जी, वो उन्होंने अपना ये चौधरी साहब ने ये कह दिया। हम कहते हैं सारा दिन टीवी पे भी सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, मगर अंदर खाने मियां नवाज इमरान खान को मशवरा दिया। तो मैं सुन रही हूँ उनकी बात, देखते हैं कि कहाँ तक उन्होंने कहा। ये तो अब आपको पता चल जाएगा थोड़े टाइम के बाद। आपने भी बात सुनी, मैंने भी सुनी। ये तो ही से आई से वो बात हो गई ना। इनकी बात कैसे मानी जाए? अगर हमारी इनकी मानी जाए तो हमारी भी मानी जाए। हम तो सारा दिन टीवी पे सुनते रहे। सही है जी। ये तो कोई बात ना हुई, या तो कोई प्रूफ दे, कोई गारंटी दे इस चीज की कि उस आदमी ने बात की है, ये मेरे पास गारंटी है उसकी जी। ये तो कोई बात नहीं। ऐसे कहा कि जो मर्जी छोड़ते हैं वो सारा दिन टीवी पर पाकिस्तान हम सुनते हैं, वो जो किसी की पार्टी का वो लगा होता है जोर जोर से। जी बोले। देखिए ये जो आपके ये अमेरिका वाले बाबा जी है ना, देखे अब ये फिर गलत बात, पूरी बात अगर मेरी इन्होंने ये सुनते नहीं है पूरी बात। मैंने आपसे क्या कहा जी कि ये पब्लिक को चकमा दे रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा जी। वो पब्लिक को देखे ना, टूटनी होती तो अभी कितने दिन हो गए। शाहजेब खानजादा का इमरान खान ने नहीं कहा था मैं जा रहा हूँ जी करने, विद इन डेज कर दिया उन्होंने। अच्छा यही मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर असेंबली तोड़ना कौन सा मुश्किल काम है। एटलीस्ट अगर ये इतनी ऑर्गेनाइज पार्टी होती तो अभी तक खान साहब के पास सारों के इस्तीफे खान साहब के पास आ जाने चाहिए थे। तोड़ना या ना तोड़ना वो एक अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग इशू है। खान साहब के पास अभी तक एक इस्तीफा नहीं आया। 129 कहा जा रहा है, 129 इस्तीफे आ गए खान साहब के पास। और जी मरियम नवाज साहिबा ने कहा मरियम नहीं अभी जमा नहीं कराए, पर आ गए हैं। तो आ गया ना, जमा नहीं कराए। मरियम नवाज साहिबा ने जब ऐलान किया था तो उनके पास सिर्फ 2 इस्तीफे आए थे। वो जो होता है डिस्पैचर वो खत्म हो गया, वो बहुत भारी है जो नहीं जा सकते असेंबली। देखिए ये हम जो बात कर रहे हैं ना, देखें खान साहब की हर बात जो है ना वो झूठ पे निकली। अभी वो जो मैं सैयद साहब बात कर रहे थे और उस पर साजिद साहब ने उनको उचक लिया ना, कि देखें सैयद साहब जो बात कर रहे थे बिल्कुल फैक्ट कर रहे थे। खान साहब ने हर झूठ बोला। वो कहते अच्छा खान साहब क्या उस वक्त झूठ बोल रहे थे जब इख्तियार में थे, या आप झूठ बोल रहे हैं? एक झूठ तो बोल रहे हैं ना खान साहब, या नहीं बोल रहे बताएं? या जब वो इख्तियार में थे तब झूठ बोल रहे थे, या आप झूठ बोल रहे हैं? अब साजिद साहब ये कैसे कवर करेंगे कि नहीं जी वो मतलब एक कहीं ना कहीं तो खान साहब झूठे हो गए ना। मैं कवर कर दूं, मेरा 2-3 दफा नाम ले लिया, मैं जवाब दे दूं। दे 1 सेकंड आपका पॉइंट का जवाब दे देंगे जी। मैम नहीं बताएं क्या बोलेंगे। एक सेकंड जी बोलिए साजिद भाई। जी मेरी बहन, मेरा जवाब ये कि आप खामाखाई में आपने माइंड किया, मेरे भाई ने मिसाल जो दी थी आपको, आपने उस बात पे खामाखाई में माइंड किया। उसका मिसाल जो थी
बिल्कुल सियासी जिस बात पे टॉपिक पे बात हो रही थी उसी पे उनका जवाब था। क्योंकि नवाज शरीफ की जो बात हुई, लेकिन नवाज शरीफ ने फौज का हमेशा फौज के खिलाफ बोले, वो उनकी शलवार गीली हो गई। सही है, जो उन्होंने पेशाब की मिसाल दी वो बिल्कुल सही मिसाल दी है। इमरान खान फौज के खिलाफ बोला, इमरान खान को गोलियां मारी गई। ये फर्क है मेरी बहन इमरान खान और नवाज शरीफ में, कि नवाज शरीफ की शलवार गीली हुई, इमरान खान का खून बहा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात इन भाई ने कहा कि मेरी बहन, मैं तो आपसे कल से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान शायद ये ना तोड़े। आज भी मैंने आपसे यही बात कही। कल आपने यही लिखा था कि इमरान खान नहीं तोड़ेगा असेंबलियां, क्योंकि इमरान खान आगे का भी सोच रहा है कि जब अबूरी हुकूमत आएगी तो वो एक यानी बैठ के बनती है ऑपोजिशन और हुकूमत के साथ मिलकर अबूरी हुकूमत बनाई जाती है। तो इमरान खान अगर यहाँ पे आज तोड़ देंगे असेंबलियां तो कल को इमरान खान उसमें नहीं शामिल होंगे। जो भी हुकूमत बनाएगा, जिसको भी हुकूमत के लिए वो हुकूमत माननी पड़ेगी इमरान खान को। तो कहने का मेरा ये, तो इमरान खान के सामने ये भी सारे चीजें सामने चल रही है। तो इस वजह से इमरान खान ने कभी कहा था मैं लोग अपने वजीर आला और गवर्नरों से बात करके मैं फैसला करूंगा। इसी वजह से इमरान खान आज की तारीख तक नहीं हुकूमत को गिरा तोड़ सके हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक सवाल, जब नहीं तोड़ सके तो क्यों आवाम को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? क्या बेवकूफ बनाया मेरे भाई, क्या बेवकूफ बनाया? इमरान खान ने कहा था मैं कल जाके तोड़ रहा हूँ। इमरान खान ने, आप मुझे बताए ना, इमरान खान ने कहा था कि मैं कल जाके तोड़ रहा हूँ। एक सेकंड जी बोले। जी बोले। मेरे दो सवाल है आपसे साजिद साहब, दो सवाल है। एक सवाल है कि उन्होंने पब्लिक में कहा कि मैं असेंबली, तभी तो ये टॉपिक चल रहा है कि ये कहां से आ गई ये बात, असेंबली तोड़ने लगा। नहीं मेरे भाई, कोई भी ये आप सैयद भाई पे भरोसा करते हैं ना, सैयद भाई पे, सैयद भाई अगर इतने सच्चे हैं कॉल करके आप बता दें सैयद भाई। एक सेकंड जी, हेलो, एक मिनट के लिए होल्ड कर देना प्लीज। जी बोले जी। देखिए दूसरा सवाल जो है आपने जैसे सैयद साहब को चुका था, आप बता दें कि इमरान खान पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं, ये बता दें बस। ना इमरान खान ने पहले झूठ बोला ना अब झूठ बोल रहे हैं। तो बाजवा साहब बहुत अच्छे आदमी है, इनसे बड़ा वो मतलब है जमहूरियत का अलमदार ही कोई नहीं। सही है भाई, मेरे ये बात मैं अपनी बहन से गुजारिश करूंगा कि एक साइड पे लिख दें कि मीर जाफर वीर सादिक जो थे वो पैदाइशी नहीं थे, वो पैदाइशी पैदा नहीं हुए थे गद्दार। जब उन्होंने गद्दारी करी तब दो मिनट उनकी तो 3 नस्लों में देखे, आगे से उनका सिकंदर मिर्जा, पीछे भी मीर जाफर आपको तारीख पढ़ी है, उससे पीछे जो है उनके पिछले भी गद्दार थे। ये आपको किसने कहा कि वो पैदाइशी गद्दार नहीं थे? तारीख पूरी मीर जाफर और मीर सादिक की। जाफर मीर सादिक पैदाइशी गद्दार थे जी। पैदाइशी से मुराद आप किसको ले रहे हैं? क्या इमरान खान पैदाइशी गद्दार था? इमरान खान की बात नहीं कर रहा मैं, असल इमरान खान को जब पता, इमरान खान की पीठ पे जब चुना होगा केस बाजवान है। साजिद साहब मेरी बात सुने, हम बेसिकली पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, हम एक दूसरे को हराना मकसद नहीं है, ठीक है? आपसे कहा, देखिए आपने ये मिसाल क्यों दी? मैंने कहा आपने बिल्कुल सही मिसाल दी। नहीं, नवाज शरीफ की शलवार की, मेरी बात सुनने का भी वो लाइन ना। देखिए ये जो आपने मिसाल दी ना, देखिए आप लोगों को जो बोझ है ना नवाज शरीफ से, शलवार गीली होगी, ये जो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आपने कहा वो 26 किलोमीटर का वजीर है, वो लंदन भाग गया, भगोड़ा हो गया, चोर हो गया, आज देख ले क्या हो गया। फिर क्या आप लोगों को तो शर्म से आप तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप बहुत इज्जतदार आदमी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। सही है, आप इतने इज्जतदार आदमी हैं, आप अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप का नाम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कहेंगे पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। नवाज शरीफ वो भगोड़ा इंसान है, आई एम सॉरी टू से, वो भगोड़ा इंसान है जिसने अपने पैसा बचाने के लिए उसने अपने पूरे खानदान को दांव पे लगा दिया, अपनी बेटी, बेटा, बाप, माँ, दादी, नाना, सबको दांव पे लगा दिया। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं उस आदमी की यार मेरे भाई। अच्छा अगर आपका ये क्राइटेरिया है तो इमरान खान की बहनों को जब मुशर्रफ के दौर में घसीटा जा रहा था, ये तो दीवार फाड़ के भाग गया था, ये क्या बात कर दी यार आपने? कौन सा दौर में भागा था यार मेरे भाई, कौन से दौर में भागा है? आपकी तारीफ आप लोग नए सियासत के शौकीन हुए हैं। जब मैं आपको वो
मीर जाफर मेरी शादी जो है असल में मेरे क्लास फेलो थे वो, उनके बारे में गलत बयानी की जा रही है। बड़े शरीफ वो नहीं आपके क्लास फेलो थे, नहीं उनके अब्बू आपके क्लास फेलो थे, ये इनको पता है। उनके अब्बू क्लास फेलो थे, बहुत शरीफ लोग थे वो लोग। अच्छा एक सेकंड हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, पर्सनल ना हो किसी में, नवाज शरीफ को भी पर्सनल, उसको भी पर्सनल ना करो, और इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान का भी जो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो कुछ अच्छे हालात नहीं है उनके वालिद के बारे में भी और बहनों के बारे में भी, और तो वो चीजें लाओ नहीं तो बेहतर नहीं है। बाकी ये है कि नवाज शरीफ क्यों अच्छा है, पाकिस्तान का वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब, जो उन्होंने काम कराए, आप भी और कॉलर भी अब तक इस बात के कायल है कि उनके दौर में जो सैयद भाई मुझे कसम से सैयद भाई प्लीज, आज आपने देखा तो कराची में हुआ है, एक आदमी ने जो अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों को शहीद किया, मैं तो शहीद ही कहूंगा, सही, वो बेचारा आप सही है। मैं क्यों उस आदमी को बीच में लेकर आया हूँ, उस खानदान को, यही आपके नवाज शरीफ, जरदारी, इन्हीं लोगों की वजह से कि गुर्बत में वो आदमी रह रहा था, वो अपनी जिंदगी से परेशान था, उसको ये कदम उठाना पड़ा, और आप उसकी आगे तारीफ कर रहे हो कि जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है कुछ भी उन्होंने काम किया है। काम क्या किया है मेरे भाई, खुद अरबपति खरबपति बनते चले गए, पूरे खानदान का खानदान अरबपति खरबपति बनता चला गया, और आप कह रहे हो तारीफ कर रहे हो यार, आप उसकी कमाल की बात लगती है मुझे सैयद भाई, आई एम सॉरी टू से। नहीं, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में कुछ काम हुए, जो मोटरवे बना, जो एयरपोर्ट बने, जो इंडस्ट्रीज लगी, वो नवाज शरीफ के पहले दौर में और दूसरे दौर में लगी। जो हकीकत है वो हकीकत है। जब शहबाज शरीफ ने जो लाहौर को बना दिया, पंजाब को बना दिया, उसके बाद और भी वजीर आला आए, लेकिन लोग आज भी शहबाज शरीफ को याद करते हैं। बाकी जो सूरत हाल आप जो बता रहे हैं, जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो आज से नहीं है, वो सालों से है, और उसकी वजह किसकी वजह से सैयद भाई, नाम भी तो लेना, ये नाम भी तो ले, किसकी वजह से है, नाम तो लेना सैयद भाई, शर्माते क्यों है, शर्म क्यों आती है आपको नाम लेने में? मैं आपको वजह बता देता हूँ, उसकी वजह जो है ना, नहीं वजह नहीं, मुझे नाम चाहिए, वजह नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए, नाम, वजह नहीं चाहिए, नाम तो ले उसका। भाई साहब जज्बाती नहीं हो, मैं नाम ही बता रहा हूँ आपको, जज्बाती ना, ठंडे दिमाग से छोड़, ठंडे गिलास पानी पिए। वो जो जियाउल हक साहब ने जो आगे मार्शल लगाया ना, वही पाकिस्तान की माशी तबाही हो गई। आप पूरी स्टडी करें, मुख्तलिफ लोगों की किताबें पढ़ें, उस अदवार में क्या हुआ, उसमें कौम निकम्मी हो गई, क्योंकि डॉलर आ रहे थे बाहर से, फौज भी निकम्मी हो गई, अवाम भी निकम्मी हो गई, काम करने की जरूरत नहीं थी, बम ब्लास्ट थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, ग्रोहों में बांट दिया, फेडरल पार्टी खत्म कर दी, वहीं से बर्बादी शुरू हो गई पाकिस्तान की। उसको सही होने में अनदर 50 ईयर्स लगेंगे मेरे भाई, ये बात याद रखिए आप। जो जियाउल हक करके चले गए इस मुल्क के लिए ना, वो बर्बाद करके चले गए। उसके बाद जो सक्सेसर आए, वो आके सही करने की कोशिश करते हैं, फिर स्टॉप होता है, फिर सही करने की कोशिश करते हैं। अब तो एक ही वही नक्ता जो अभी हम बात कर रहे थे, 1 पॉइंट एजेंडा है जो पाकिस्तान को बचाएगा। हर अदारा अपने अपने हुदूद में रहे, बच जाएगा पाकिस्तान। एक दूसरे की टांग खींचेंगे, ये प्रॉब्लम जिंदगी भर सॉल्व नहीं होगी। दिस इज माय आंसर, थैंक यू। जी जी, हेलो जी जी सैयद साहब, मुझे तो आपकी समझ आती कि आप क्या बात करते हैं। जो कुछ भी बना है वो अपने घर पे मोर्गेज लेके, लोन लेके, इसीलिए पाकिस्तान इस नौबत को पहुंचा है कि डिफॉल्ट होने वाला है। वो जो भी बनाते गए हैं, कर्जे लेके बनाते गए, कर्जे लेके बनाते गए, ऐसे काम करते हैं, पैसे कमा के लगा के तो फिर बनाते हैं चीजें। आप अपने घर पे मोर्गेज लेते जाए, एक दिन बैंक आके छीन लेगा। अब वो वक्त आ गया है कि आपकी गर्दन पे वो बैठे हुए हैं, लाओ हमारे पैसे दो कहाँ है। तो क्या फायदा उन चीजों को बनने का? हर चीज गिरवी पड़ी हुई है, एयरपोर्ट गिरवी पड़े हुए हैं, मेट्रो गिरवी पड़ी हुई है, हर चीज। अगर आप अपने घर पे मोर्गेज लेते जाएंगे अब वो तुम्हें कहेंगे रिकवर कर है ना जो तुम्हारे पास, जैसे आप बहुत बढ़ के मारते हो, लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप तो पाकिस्तान के दुश्मन है। आपको खत्म करना पड़ेगा। और मेरी बहन, आप तो न्यूट्रल है ना, आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। तुम तो कहोगे अरे एक मिनट चुप हो जाए, इनका बात सुन ले बाद में। गलती नहीं हुई पाकिस्तान से। आप बोले, आपकी आवाज समझ में आई नहीं थी। आप तो न्यूट्रल है ना, आप तो न्यूट्रल है। आप अपने ईमान से बताइए
कि जो आप 75% पाकिस्तान डूबा हुआ था सैलाब में, आपसे ज्यादा इमदाद भेजी है पाकिस्तान, या आपकी हुकूमत जो पाकिस्तान की है उससे ज्यादा इमदाद भेजी है? मैं कहता हूँ आपसे भेजी है मेरी बहन। आपने कहीं हुकूमत का कहीं सुना, आपने किसी खबर में सुना कि हुकूमत ने एक ट्रक कहीं भेज दिया हो? जी, इमदाद तो दी नहीं, राशन तो दी नहीं, जमा बहुत की गई मेरी बहन, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप तो सोचे कि जमा हुई और किसी ने दी नहीं, इमदाद ही नहीं भेज पाया, लोगों को नहीं दे पाया, लोगों को नहीं मिला। जब लोगों के इंटरव्यू लिए गए वहां पे तो लोगों को पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं, हमें कहीं हुकूमत के कोई बंदे नहीं आए, कुछ नहीं आया। और आप ये देखें कितने अफसोस की बात है, और कितने अफसोस की बात है कि क्या 50-50 रुपए दिए मुस्लिम लीग ने, पीपल्स पार्टी के लोग मेंबर ने जाकर। और सैयद भाई कह रहे हैं कि आवाम के जी, एक खातून है, एक चैनल चला रही है, वो भी किसी फंड पे नहीं चल रहा, अपने पैसों से आप वो चैनल चला रही है। जी, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, इस वजह से आप मैं आगे 2-2.5 घंटे जी, हेलो, देखिए आज मैं जरा से एक बात करना चाह रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं आई। जी, एक बात ये पसंद नहीं आई, इनको जरा बात सुन लेगा। अमेरिका वाले जो कॉलर है जी, वो हमेशा आके मुझसे पर्सनल हो जाते हैं। जी, अभी उन्होंने अल्फाज यूज करे आज भी, और इससे पहले भी कई दफा यूज कर चुके हैं कि आप पाकिस्तान के दुश्मन है। वो मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा क्या ताल्लुक है, मेरा क्या बैकग्राउंड है। अब आप देखें, आप खुद देखेंगे मैंने कितनी दफा मना किया है। फैमिली है, मैं किन लोगों में उठता बैठता हूँ, मेरा क्या सर्किल है, आप मुझे जानते हैं। मैंने ऐसी क्या बात कर दी जिसमें आपको पाकिस्तान की दुश्मनी नजर आई मेरे भाई? यानी आप मुझ पे क्यों पर्सनल हो जाते हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। और हालांकि आप वाहिद कॉलर हैं कि मैंने आपको देखा है कि आप हमेशा आके अपनी बात कर रहे होते हैं, अपना तजिया दे रहे होते हैं, आप कभी किसी की कॉलर पे बात भी नहीं करते। मुझे इसलिए बहुत सारे कॉलर पसंद है। मैं प्रोग्राम में कॉल ना करा करूं, मैं तो अपनी बात करता हूँ, तो मैं तो किसी ना कॉलर की बात करता हूँ ना किसी पार्टी की बात करता हूँ, मैं अपना आके अपनी बात करता हूँ, चला जाता हूँ और अपनी राय शामिल करते हैं, अपना तजिया देते हैं। राइट, मैं इससे एग्री करती हूँ। आप मुझे कहते हैं मैं कॉल नहीं करूंगा भाई, नहीं, मगर ये कोई किसी एक कॉलर का प्रोग्राम नहीं है। हर दफा आके और ये मुझे कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है। व्हाट डू मीन बाय दैट? You know me? Who am I? What I'm doing here in Canada? How long I'm living in Canada? What is my background? What is my education? What is my family look like? You don't know anything about me. मेरी सिर्फ आपने मेरी बातों को सुना नहीं है तो गौर से, मुझे तो नहीं समझ में आया कि उसमें पाकिस्तान दुश्मनी कहाँ से नजर आ गई भाई। तो आप जब बात करा करें तो प्लीज थोड़ा मोहताज गुफ्तगू करा करें, मैं आपकी और अपनी गुफ्तगू करें, अपनी बात करें। राइट, सब कॉलर को मैं ये कहती हूँ अपना तजिया दें, अपनी बात करें, किसी कॉलर के ऊपर ना जाएं, ज्यादा बेहतर है। सारा ये कॉलर का प्रोग्राम है, हर कॉलर आता है अपनी दाई देता है। उम्मीद है कि वो जाकर साहब ने माइंड नहीं करा हुआ मेरी बात को। अच्छा सैयद भाई, सब बातें छोड़े, आप सैयद भाई इस बात पे तस्दीक करें कि ये क्या होगा, इमरान खान असेंबली तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी बात। भाई इमरान खान जिस दिन लोगों पे एतमाद करना सीखे, देखो मैं जब बात कभी करता हूँ वो बात मेरी याद भी तो करें। मैंने कहा था कि इनको चाहिए कि ये इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, MNA MP है, उन पे भरोसा करें, ये मशीरों की फौज जमा ना करें, ये इनके काम नहीं आएंगे, ये इनको मरवा देंगे। उस वक्त आप लोग आगे मुझे बोलते थे बुरा भला, क्या हुआ आज? भाई जब आपको पता है कि आपके पीछे आवाम खड़ी है, इससे ज्यादा तो कोई पावरफुल होता ही नहीं है। आपको इलेक्टेड मेंबर के पीछे खड़ा होना है, उनको सपोर्ट करना है, वही आपको सपोर्ट करेंगे, वही आपके काम आएंगे। मुशीर आ जाएंगे, कल भाग जाएंगे, और आपके सामने मिसाल है, सारे भाग गए। इमरान खान लकी है, उनको जो फैसले करने में देर करते हैं एक तो, और उनके पास जो मशवरा देने वाला है ना, ही इज नॉट राइट पर्सन। उनको चाहिए इमरान खान को, आप जैसे दोस्त जो हैं, जो उनके करीबी साथी हैं, कुलीग्स हैं, उनको मशवरा दिया करें कि भाई ये थोड़ी क्लिप सुन लिया करें ये तकरार प्रोग्राम की, तो शायद फायदा हो जाए उनके पास। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हम यहाँ से जो उनको मशवरा दे रहे थे और देते रहे, वो मशवरे शायद उनको वहां नहीं मिलते हैं, वो वहां पता नहीं क्या फैसले कर लेते हैं। क्या फैसले यार सैयद भाई, फीस क्या होगी आपकी? फीस क्या होगी? फीस तो बता दें। क्या कह रहे हैं? ये मजाक कर रहे हैं आपसे, चलो रहने दें, आपने सुना नहीं। अच्छा है, मैं कह रहा हूँ फीस बता दें, फीस क्या होगी? इमरान खान को हम बता देंगे आपकी ये फीस।
नहीं, मैं देखो बात यार, हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा हमारे पास थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, हम भी फैमिली के लिए जी, थोड़ा टाइम प्रोग्राम के लिए निकालते हैं। ऐसा आइडियल टाइम है जिसमें हम बैठ के लेट के बात कर सकते हैं, प्रोग्राम देख सकते हैं, लोगों की राय। और फिर हमें थोड़ा लगता है कि यार हम हमारी आवाज यहाँ पे कोई दबाएगा नहीं, कोई हमारा गला नहीं घोट देगा, कोई हमें मार के नहीं चला जाएगा। जी, तो हम थोड़ा फ्री होके यहाँ पे बात कर लेते हैं, अपने तजिया दे देते हैं, या जो भी कॉलर आते हैं मेरे ख्याल से जी, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उनकी बात को कोई दबाएगा नहीं। पाकिस्तान में ये बातें करना मुश्किल है। जी, बिल्कुल सही कहा। एक सेकंड। जी 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 जी, तो इसमें बजाय पर्सनल होने के थोड़ा अपनी अपनी बात कर लो, अपनी बात करो, ज्यादा बेहतर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, जी 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 सैयद साहब, आई होप यू डोंट माइंड, आज से बात निकली थी तो बात हो गई है, वरना आपको पता है कि हम हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इट्स नो हार्ड फीलिंग, ओके? if you no hard feeling whatsoever, if I say something, apologize to you, okay? You are always have respect for you. वो बात से बात निकल गई, अगले दिन आपने जो अल्ताफ खान को आवाज दी थी ना, वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। चले जी, कोई बात नहीं। जी हेलो जी जी, अभी सैयद कह रहा है, मैं आपका चाह रही हूँ कि ब्रेक के बाद आपका मैसेज लूँ, ज्यादा अच्छा है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, पूरा टाइम हो गया, नहीं लिया, एक मुन्ना सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। कहीं जाइए, मेरे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। खूबसूरत और दिलकश ज़ेवरात का बेमिसाल आज इंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। मेरे साथ अभी एक दो कॉलर थे तो ड्रॉप हो गए, अब कॉल कर ले। मैं ब्रेक की तरफ जा रही थी और चाह रहे थे कि मैं मैसेज ले लूं, इतना टाइम हो गया, मैंने ब्रेक ही नहीं लिया था, तो मैं ब्रेक की तरफ चली गई। जी जनाब, जी आप क्या कह रहे थे, आप बताएं। जी मेरी बहन, मैं देखें ये कह रहा था कि ये इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही नाजुक मराहल से गुजर रहा है। राइट, कि वही के पाकिस्तान खसारे में जा रहा है, पैसा है नहीं खजाने के अंदर। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। नहीं लगता कि ये इलेक्शन अभी फिलहाल हो पाएंगे, ना पंजाब में ना खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि 263 अगर ये दोनों असेंबलियां टूटती है तो 263 सीटों पे इलेक्शन होना है, और ये नामुमकिन बात है मेरी बहन के। इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो पैसा खर्च होगा, ये थोड़ी कि आपने लोगों को बिठा दिया और इलेक्शन हो गया, ऐसे नहीं होता मेरी बहन, ऐसा नहीं होता। देखिए आप यहाँ पे ही देख लेना कि जब बात हो रही थी कि जा रहा है क्राउड, जा रहा है, जलसा निकल गया, इमरान खान धरना देंगे नहीं देंगे। अब अंदाजा लगा लें कि इमरान खान ने धरना नहीं दिया ना, आखिर धरना कैसे दे सकते थे इमरान खान, आप बताएं। खर्चा चाहिए था ना, लोगों के रहने के लिए जगह, सब कुछ करने का अरेंज करना था ना, फूड का अरेंज, हर चीज का अरेंज करना था। इमरान खान ने यही मुनासिब समझा, ऊपर से हालात जो उनको लगे कि अगर मैं धरना देता हूं तो लोगों की बहुत सारी लाशें गिरेंगी, बहुत सारे लोगों की जानें जाएंगी, तो उन्होंने शायद ये मुनासिब समझा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी असेंबलियां तोड़ के हम ये काम करते हैं। जी जनाब, जी हेलो जी, हेलो जी आपका तो मैसेज ही नहीं लिया मैंने। किससे पूछे? आप ही से पूछे। आप और लोगों में लगेंगी थी, तो मैंने कहा मैं अब क्या करूं, मैंने कहा फिर कॉल आई थी, मैं वो कर ली, बात कर ली। नहीं, मैं ब्रेक पे गई थी, आपकी इत्तला क्लियर है। जी बोले। अच्छा देखिए अभी जो सिनेरियो भी बन रहा है इस वक्त, ठीक है, वो बन रहा है पंजाब की साइड, ठीक है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, बहुत ज्यादा ना। अच्छा, आप जो कहते हैं ना परवेज इलाही साहब के मैं 2 मिनट नहीं लगेंगे, मैं असेंबली तोड़ूंगा, हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए अगर वो असेंबली तोड़ते हैं ना तो अपनी सियासत खत्म करते हैं, राइट, ठीक है, उनकी सियासत अब फिर नहीं होगी, अपने पापा को लड़ी मारेंगे। और वो और आपको पता ही है कि है ना परवेज भैया, आपको भी ये अंदाजा होगा ना, अगर पहले थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ जाए, पहले जाए जो पहले हो चुका है, माजी की तरफ चले जाए, जो हुआ है, जो परवेज इलाही साहब ने किया था, इमरान खान की हुकूमत गिराने में कितना बड़ा हाथ परवेज इलाही का भी था शायद आपको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन हालांकि वो जाहिल बंदा है, बिल्कुल जाहिल बंदा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल जहालत है ना उसके चेहरे पर टपक रही है उस बंदे का ना। लेकिन क्या है कि उसका मेच्योरिटी लेवल अच्छा है, वो सियासत अच्छी कर लेता है, बस, ठीक है। अच्छा आप देखिए इसका बेनिफिट देखिए, वो पहले भी रह चुका है वजीर आला 5 साल, ठीक है, और अभी आपका जब वजीर आला बना है, जब इमरान साहब ने वजीर आला बनाया उसको, तो ये अपनी पार्टी को मुस्तहकम कर रहा है, आपको पता है, ये अपनी पार्टी को मुस्तहकम कर रहा है इस अपनी। तो यानी कि आप इस बात से भी एग्री कर देंगे परवेज इलाही जो है ना मीडिया में आके झूठ बोल रहा है कि 2 मिनट लगेंगे, अगर इमरान खान ने कहा मैं 2 मिनट में ऐसा मैं तोड़ दूंगा, तो इसमें कहीं सच्चाई नहीं नजर आ रही आपको? ये वही बंदा है जो कहता है कि इमरान खान जो है ना अपनी नेकी में दबता था, ठीक है, तो इमरान खान क्या इसको छोड़ देगा?
आप देखिएगा जब इमरान खान ने अपने चाहने वालों को जो उसके साथ लोग थे पुराने, ठीक है, उनको ठुड्डे मार के निकाल दिया, ठीक है, उनका करियर खत्म कर दिया, ठीक है, तो इमरान खान क्या इसको रखेगा? और तो सवाल ही पैदा नहीं आता। इमरान खान अपने सियासत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए हर किसी को जो है ना बीट कर चढ़ा सकता है। इमरान खान का माजी अगर आप देख लें यही है सियासत का, चाहे वो 25-26 साल की सियासत हो या अभी 4 साल की हुकूमत हो उसकी, उसने यही किया है, हर किसी को भेज चढ़ाया अपनी सियासत पे। तो इमरान खान का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से बाय हुक एंड बाय क्रूक जो है ना मैं इक़्तिदार के अंदर आ जाऊं, ठीक है। अब वही है कि वो उसने जो है उसका बेनिफिट क्या था इसको बनाने का, चीफ मिनिस्टर फरीद लाई को, कि ताकि मेरी हुकूमत आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसकी हुकूमत आ गई है, अब वो क्या करेगा? आप जब ये जीत जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये लगा देगा कि चीफ मिनिस्टर? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात फरीद लाई भी जानता है। तो आप ये देखें कि अंदर, आप कहते हैं अंदर खाने, तो वाकई में अंदर खाने में इसकी निगोशिएशन हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी निगोशिएशन 100% हो रही है, और ये बात मुझे भी पता है, और जो अच्छे जो एनालिसिस करने वाले लोग होंगे सियासत पे वो भी जानते होंगे। तो इसलिए मैं बताऊं कि नून लीग से भी बात हो रही है इसकी, अंदर पीडीएम से भी बात हो रही है, पीपल्स पार्टी जरदारी से भी बात हो रही है, और इसमें वो भी शामिल है, शुजात, इसका जो बड़ा भाई वो भी शामिल है। दोनों शामिल है इसके अंदर ना। शुजात चौधरी बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपनी सियासत को बचाना है, और अपने आने वाली नस्लों को बचाना है। ठीक है, ये परवेज फैसल भाई एक सवाल है आपसे। तो इसका ये मतलब है कि आपने ये बात तस्दीक कर ली है कि अगर कल इलेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल कल इलेक्शन होता है, तो इमरान खान ने पीडीएम का भी जनाजा निकाल देना है और परवेज इलाही का भी जनाजा निकाल देना है। इमरान खान मेजॉरिटी चाहेगा। देखिए आप साजिद मेरे दोस्त, अभी है ना, देखो तुमने तो बात बोली है ना जनाजा निकाल लेगा, देखो वक्त आएगा तो हम कहेंगे कौन किसका जनाजा निकालेगा, कौन किसका। लेकिन अभी फैसल भाई के पास कोई सच्चाई नहीं है। फैसल भाई, अभी आपके पास कुछ हकीकत नहीं है जिससे आप पर्दा उठा सके। मैंने हकीकत आपको बता तो दी है ना। हकीकत मैंने आपको यही बताई कि जब ये नहीं तोड़ेगा, तब भी नहीं तोड़ेगा, उसका अगेंस्ट जाएगा परवेज इलाही। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उससे पहले क्या होगा, अगर ये तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ेगा तो इसका मतलब ये कि ये पीएमएल से मिलेगा, पीडीएम से मिलेगा, पीपल्स पार्टी से मिलेगा, और पीडीएम अपनी हुकूमत लेकर आएगी, और पीडीएम इसी को चीफ मिनिस्टर बनाएगी। आप देखिए यही होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये आराम से जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, समीना ये हो जाए। मैंने जो आपको तज्जिया दी है तो संभाल के रखिएगा आप, और ये तज्जिया आपको काम आएगा, ठीक है। और यहाँ तक आप, मेरे क्या काम आएगा? मुल्क के काम आना चाहिए। मेरे क्या काम आएगा? मुल्क के काम आना चाहिए। मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो कुछ आपसे बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि मेरे काम आ गया, मुझे लग रहा है कि खजाने की चाबी मिल जाएगी, मेरे काम आ जाएगा। हाथ हो गई यानी कि आपका तो काम ऐसा आएगा। और वो एक साहब क्या सैयद कह रहे थे ना, मैं ख्याल ना कि अगर इमरान खान हमारा प्रोग्राम देखे तो उसको जो है ना अंदाजा हो जाए कि हम कितने अच्छे मशवरे देते हैं उसको ना, तो जहाँ उसके जो एडवाइजर है उसको अमल नहीं करे। मैं ख्याल जिस दिन इमरान खान ने ये प्रोग्राम देख लिया, वो कहेगा अब किस संख्या किन चरियों से मैं बात कर रहा हूँ, उसी दिन वो खुदकुशी कर लेंगे प्रोग्राम देखकर तकरार, कि कैसे कॉलर आते हैं और कैसे तरजीह देते हैं। उसके बाद कल का आखिरी दिन होगा वो देखिएगा। तो बात ये है कि मेरा यही है कि देखिए इमरान खान साहब फंस चुके हैं, और आना है परवेज इलाही को हर सूरत में, चाहे वो इमरान खान की सपोर्ट पे आए, ठीक है, या फिर वो पीडीएम देकर आए, लेकिन ये परवेज इलाही पीछे नहीं। मगर ये बात आपकी यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है कि परवेज इलाही आए और आए। 1 मिनट के लिए होल्ड करें जैसा। जी हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं ना कि वो प्रोग्राम सुन के इमरान खान कहेगा नहीं, वो जो मुखालफिन के तर्जे सुन के वो यकीनन तारीफ करेगा, वो सर पीट लेगा कि मुझे सपोर्ट करने किस किस्म के लोग आते हैं, इनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो शायद वो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जहाँ पे पीटीआई के सपोर्टर की ट्रेनिंग हुआ करेगी, फिर वो रेडियो पे आगे बात करेंगे या टीवी पे आगे बात करेंगे। हम यार ये फैसल जो है इन्होंने हमें भी लपेट लिया उसमें, बताइए। हाँ देख ले, फैसल भाई किसी को नहीं छोड़ते। हालांकि हम इनकी वो जो तजिया सुन रहे थे, ये पंजाब वाला, इन्होंने बात सही कही है। अब इसमें चीजें और भी होती हैं, लेकिन चूंकि अब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल इतना नहीं है, तो वो जो तजिए हैं वो काफी हद तक दुरुस्त भी साबित होंगे। इससे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट अमल दखल देती थी काफी हद तक, तो आपके तजिए जो होते थे वो ऑनेस्ट तजिए होते थे, लेकिन चूंकि एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल ज्यादा था तो आपके तजिए गलत हो जाते थे। अब आजकल की बात करो, मौजूदा सूरत हाल की बहुत सही बात है, क्योंकि बाजवा साहब चले गए, एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा बैकफुट पे है, तो जो आपके तजिए होंगे वो काफी हद तक दुरुस्त।
देखिए, हर आदमी सियासत करने के लिए बैठा है पाकिस्तान में, हर आदमी सियासत कर रहा है, और जो पार्टीज हैं उनका मिशन यही होता है कि भाई वो वजीर आजम बने, वजीर आला बने, वजीर बने। अब चौधरी परवेज इलाही ऑलरेडी वजीर आला पंजाब है, वो क्यों चाहेंगे कि वो वजीर आला पंजाब ना रहे और फिर को कभी भी नहीं बन सकेंगे। या तो पीटीआई बनेंगे या नून लीग बनेगी, ठीक है ना। उमूमन चांसेस पंजाब में तो यही है कि पीटीआई जीत जाएगी जी। अगर पीटीआई जीत जाती है इलेक्शन में तो वो परवेज इलाही को थोड़ी बनाएगी वजीर आला, कभी भी नहीं बनाएगी, चाहे आप लिख लें। और अगर बनाएगी, ये भी बात लिख लें अभी कि अगर तो उन्होंने दोबारा परवेज इलाही को बनाया तो अभी तो 3.5 साल हुकूमत चल गई, तो वो 3.5 महीने भी नहीं चलेंगे। वो बंदे होना चाहिए पीटीआई का ही वजीर आला। आप किसी को बनाए, पीटीआई को बनाए, तो वो गवर्नमेंट चलेगी। अगर ये इलेक्शन जीत के इन्होंने कहा कि मैं परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना रहा हूँ, तो वो 3.5 महीने भी नहीं चलेगी हुकूमत। ये बात भी कहीं डायरी में नोट कर लें आप, क्योंकि आपकी पीटीआई लोगों ने मेहनत करी है, पीटीआई के लोगों ने। आप मुझे बताएं कि काफ लीग ने क्या मेहनत करी है? कुछ भी नहीं, इन्होंने बैठ के खाया है, सारे कोड़े खाए, या जिन्होंने सजाएं भुगती, जिन पे जेल में गए या जुलूस जलसे में गए, वो सारे पीटीआई के लोग गए ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मेहनत कोई और करे और फल कोई और खाए। तो वो तो अभी मजबूरी थी तो उन्होंने बना दिया, लेकिन इलेक्शन जीत के वो परवेज इलाही को दोबारा कभी भी वजीर आला नहीं बनाएंगे, ये बात तय है जी। और कॉलर ले लें आप। थैंक यू जी। जी जनाब, हेलो जी, हेलो। इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ आप बोले, इनकी लाइन ही ड्रॉप हो गई है, नहीं कनेक्ट हो रही। जी हेलो, दोबारा कॉल करें। जी हेलो जी। जी बहन, मैं बोलूं? नहीं, ये फैसल भाई आ गए, इनकी शायद हो गई बात। हेलो। अच्छा देखिए यहाँ पर मईशत की बात हो रही है जी, कि मईशत बहुत खराब है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मईशत अभी सही नहीं होगी। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या समझिए कि अभी जो सिलसिला चल रही है वो पीटीआई या पीडीएम में, तो वो क्या अच्छी सूरत होगी? नहीं, हालात अभी और ज्यादा खराब होंगे और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा जो है ना। आप देखिए हालात खराब होंगे। जब हालात खराब होंगे तो आपको मईशत तो बर्बाद होगी ना जी। तो मईशत अभी जहाँ है उससे और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो अभी के जहाँ तक बाजवा साहब ने हेल्प आउट किया था इमरान खान को, तो इमरान खान ने जो ना उसके बावजूद जो है ना मईशत का जो है बेड़ागर किया। और अभी जब ये सूरत पैदा हो गई है तो वो मईशत के जो खराब करने के जिम्मेदार इमरान खान साहब ही है, वो पीटीआई है, इसलिए कि वो स्टेबिलिटी देकर नहीं आ रही है वहां पर सियासत में। तो अभी तक वो जो है पोलराइजेशन जो है ना, वो अभी तक जो है ना पोलराइजेशन अभी तक जो है ना वो है के अंदर। तो अब ये कि अब इनको यही करना पड़ेगा कि अब इनको जुडिशल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर फौज कहती है कि हम जो है अलग हो गए सियासत से, मैं इसको नहीं मानता। अगर फौज कहती है नहीं, ये नहीं, मैं आपसे यही से तफसील से बात करूंगी। एक सेकंड के लिए इनका मैसेज ले लूं। जी हेलो जी। जी फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम, लियाकत बोल रहा हूँ। चाहे वो असम्बलियां तोड़े या वो ब्लॉक कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है ना, एक दफा तो उसने इन 14 जमातों की ना नींदें हराम कर दी है पकड़ के। इनको पता ही नहीं कि हमने करना क्या। हर टीवी पे एक आगे बैठा हुआ है, तरह तरह की एक्सक्यूज कर रहा है, और वो सारी दुनिया को पता है कि वो असम्बलियां तोड़ देगा ना तो वो दोबारा पावर में नहीं आएगा। ये हम भी कहते हैं, ये पीटीआई वाले भी कहते हैं, तोड़े या ना तोड़े, लेकिन जो हाल 2 लफ्ज क्या कि इमरान खान ने इन 14 जमातों का किया है ना, इस बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। दैट वाज एक्सीलेंट कॉल। उन्होंने इनकी नींदें हराम कर दी है मगर। जी 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 बोले। हेलो जी लियाकत भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, दुआएं चाहिए आपकी। तो लियाकत में हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं, और जाफरी भाई भी नहीं आ रहे आजकल तो। अच्छा देखिए, जाफरी साहब ने कल बहुत कॉल की पर वो कनेक्ट हो नहीं सके मेरे साथ, तो वो इस वजह से वो क्या उन्होंने कहा चलो अब आराम से अभी सुने तो आ जाए, बिल्कुल सुन रहे होंगे बहुत बैठ के प्रोग्राम। जी आप समय ना सूरत यही है कि देखिए जो लियाकत भाई कह रहे हैं ना कि नींदें खराब कर दी, नींदें हराम कर दी, तो असल में एक दूसरे को दोनों ने अपने आप को नींदें हराम कर दी, चाहे वो पीडीएम हो चाहे पीटीआई हो, एक दूसरे ने। और उससे जो तीसरे जो फरीक जो परेशान है वो आवाम हुई है। हमारी नींदें भी उड़ गई, आवाम की नींदें भी उड़ गई है। तो ये आपस की इनकी लड़ाइयां हैं, ठीक है ना, वो इख्तियार के लिए दोनों की। जाहिर बात है पॉलिटिक्स जो इख्तियार के लिए होती है,
ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स हमारी अच्छे तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर है। तो हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स जरा गलत तरीके से होती है ना, इसी तरीके से प्यार में आते हैं। तो मैं यही बात करता है, अगर 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 फौज अलग हो गई है सियासत से, ठीक है, तो वो तो अजूबा होगा। मैं अजूबे की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फौज अलग होगी। ठीक है, सियासत में उनका अमल दखल है। मैं आपको छोटी, यानी कि आपको लग रहा है कि फौज ने ऐसे ही, जिस तरह बाजवा साहब जाते वक्त अपनी स्पीच में बोल के गए हैं कि जी फौज 72 साल से अमल दखल कर रही थी इसके अंदर सियासत में, तो अब नहीं करेगी, तो आपको उनकी बात पे कहीं यकीन नहीं है? नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये वही वाले बात हबीब जालम वाली। ठीक है, तो ये गलत बयानी कर रहे हैं फौज भी, ऐसा नहीं है। फौज की सियासत में इन्वॉल्व अभी भी है। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, परवेज इलाही की अभी भी कांटेक्ट जो है ना और बातचीत फौज है GHQ से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो वहां से जो है उसको भी सिग्नल मिल रहा है कि भाई तुम ये करो, ये करो, ये करो। तो ये जो कहते हैं ना कि वहां हमारी फौज सियासत अलग होगी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये जाहिर है। लेकिन अंदर खाने वाली बात आप कहते हैं ना, अंदर खाने वाली बात, तो अंदर खाने वाली बात यही है कि परवेज इलाही अभी भी इंटैक्ट है। उन फौजी जनरल से हो, वहां के जो GHQ के जो करते धरते हैं उससे, तो ये आराम से नहीं जाएगा परवेज इलाही तो खेलेगा PTI से और इमरान खान से, आप देखिएगा ये खेलेगा, और इसका बहुत बड़ा रोल है ये। अब क्या होगा कि आप देखिए अंदर खाने जो है ना, आप लीजिएगा PTI के चंद MPs है, उनकी परवेज इलाही से भी बात हो रही है, ठीक है, दूसरी तरफ PDM से भी बात हो रही है, नवाज शरीफ से भी बात हो रही है, नहीं PMLN से भी और पीपल्स पार्टी से भी बात हो रही है, और आले हजरत भी बात कर रहे हैं। आप ये देखिए जरा, ठीक है। तो अभी ये सारा सिलसिला चल रहा है, एक पूरी खिचड़ी बनी हुई है कि कौन को हमारे साथ हो, कौन को हमारे साथ नहीं होगा। तो चंद जो MPs है वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं परवेज इलाही को, ठीक है, और जो कुछ PTI के जो है वो PMLN को कर रहे हैं, और कुछ पीपल्स पार्टी को भी कर रहे हैं साथ साथ। तो ये सियासत यहाँ तक पहुंची, और इसका भी फैसला आप क्या समझते, क्या इसमें होगा, इलेक्शन में होगा? आप देखिए इससे पहले जुडिशरी में क्या क्या होगा, आप ये देखिएगा। अभी इतने सारे केसेस वो लेकर जाएंगे, अभी देखिएगा जरा, आप सुनो, जुडिशरी अभी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी इन सब चीजों में। अभी थोड़ी सी इंतजार तो करें, आपको हर वक्त एक कहानी नजर आएगी जुडिशरी की, इसलिए कि बकौल उनके कि अभी बजाहिर के अपने फौज जो है स्टेबिलिटी अलग हो गई है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फौज पहले डायरेक्टली आती थी, अब इनडायरेक्टली आएगी, लेकिन फौज की इन्वॉल्वमेंट है अभी भी। और अभी समीना वही बात है कि अभी हालात जो है ना, आप समझते अच्छे होंगे अच्छे नहीं होंगे, अभी इनस्टेबिलिटी सियासत में बहुत, अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में किस कदर महंगाई है। अभी फैसला साजिद भाई ने बताया कि एक बाप ने सोचे अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, खुद कत्ल हो गया। हालात तो देखिए अब क्या हो रहा है। अल्लाह ताला बस रहम। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी। हाँ, अगर तो अरशद शरीफ की जो कत्ल का मामला है जी, इंक्वायरी फेयर तरीके से होनी शुरू हो जाए तो फिर हमें लगेगा कि फौज अलग हो गई है सियासत से। मतलब इंक्वायरी करने दें आप जी, तो कोई है ना। तो हाँ, बात बहुत पॉइंट की आपने आगे कि अगर अरशद शरीफ शहीद की इंक्वायरी सही तरीके से हो जाए तो सब पता चल जाएगा कि किसका इन्वॉल्वमेंट खत्म हुआ नहीं हुआ फौज का जी। लेकिन अगर वो उसमें रुकावटें आई तो इसका मतलब है कि दे आर स्टिल देयर, या राइट, बिल्कुल सही कहा। एक पॉइंट की बात थी वो मैं करना चाह रहा था। हाँ, बहुत अच्छी पॉइंट की बात आपने की। वैसे आपकी बात में कुछ वजन है कि अगर अरशद शरीफ शहीद की कत्ल के ऊपर ये लोग ना इन्वॉल्व हो, सही तरह से इन्वेस्टिगेशन होने लगे, तो काफी हद तक लगेगा कि जी फौज का अमल दखल नहीं रहा। जो बात की गई है बाजवा साहब ने, मगर फैसल भाई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन बात है कि जो वो बात की गई है उन्होंने अपनी स्पीच में लास्ट दिन जो कहा है, तो वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि फौज इसमें अमल दखल ना डाले। जो है ना जी, जो है वो मिसट्रस्ट वो 75 सालों से है जी, और 75 सालों से है, और वो यूज्ड टू हो चुके हैं इसी तरह। आप अपने एक्शन के साथ साबित करना पड़ेगा जी, ये बातों से नहीं होगा काम जी। अगर आप बातों से सिर्फ ये कहेंगे कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे तो इससे लोग मुतमईन नहीं होंगे। यू हैव टू शो इट बाय एग्जाम्पल, है ना। तो लीड बाय एग्जाम्पल जब आप करेंगे जब भी लोगों में आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। एंड बिलीव मी, ये फौज के बारे में जो मनफी रुझानात हैं वो काफी हद तक लोगों में पाए जाते हैं। दे आर नॉट हैप्पी। फौज को ये बात समझनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जो भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी है उनका जो तासुर फौज के बारे में बन रहा है वो बड़ा नेगेटिव बन रहा है।
जी। और खुदा खास्ता ये नेगेटिविटी अगर चलती चली गई तो ये बड़ा भयानक होगा। दे हैव टू रियलाइज नाउ कि दिस इज द टाइम। अब टाइम कभी न कभी तो आता है जी। तो मेरे हिसाब से ये टाइम है फौज के लिए भी और अदलिया के लिए भी सोचने का कि लोग बड़े तंग आ गए हैं। चले किसी दिन लोग फट पड़े बड़ी मुसीबत हो जाए। सही। तो जी हेलो जी। अच्छा, ये आजम नजीर तारक जो इनके वजीर कानून थे, उनको याद होगा बाजवा के अभी जब मौजूद थे बाजवा, तो एक जब मीटिंग हुई थी उसके अंदर नारे लगे थे ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उसके ऊपर ये खामोश रहे थे आजम नजीर तारक जो सेनेटर हैं के नून लीग के, उन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। अब ये आज कल हुआ कि इसमें एक पूरा डेलीगेशन उनके पास गया, उसमें सागदार भी और दीन के लोग थे और कहा कि आपका हम इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। तो नामंजूर करके वो इस्तीफा उनको मना लिया गया। आप इससे अंदाजा करें कि उस वक्त कितना बाजवा का खौफ था इनके ऊपर भी। तो जो बाजवा को नाराज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो माई बाप था इनका। तो जैसे ही वो उतरा है और वो फौरन इस्तीफा भी नामंजूर हो गया जी। तो एक और भी बात मैं यहाँ बता दूं आपको कि शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है 3 दिसंबर के बाद। मरियम नवाज को जो है सदर बना दिया जाएगा पार्टी का 3 दिसंबर के बाद। अच्छा। अमल दरामद हो चुका है और नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी है। तो ये जो है ना शहबाज शरीफ जितना भी उछलने, नवाज शरीफ इनके ऊपर भरोसा ना कर रहा था पहले ना अब है उसको, तो देना उसने मरियम नवाज को ही है, सदर बनाना है पार्टी का। और मरियम नवाज ने आगे जो भी क्या करना है सफेद करना है, लेकिन पार्टी के अंदर जो है बहुत इख्तिलाफात और बढ़ जाएंगे क्योंकि मरियम को जो है जितने सीनियर लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो जो अपने मामलात जो है वो पॉलिसी जो है अग्रेसिव किस्म की पॉलिसी है, जो सीनियर जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं इसको। तो आने वाले दिनों में देखें और क्या क्या होता है। अभी परवेज इलाही की बात हो रही थी, तो परवेज इलाही की सियासत जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, अब इमरान खान से ही जुड़ी हुई है। तो अगर अलग से इलेक्शन लड़ने जाएंगे ना तो ये 10-12 सीटें जो मिली है ना तो इनमें से आधी भी नहीं ले सकेंगे। ये मैं बता दूं, अगर परवेज इलाही के कैंडिडेट के खिलाफ इमरान खान का कैंडिडेट खड़ा हो जाए आने वाले वक्त में जी। तो परवेज इलाही एड़ी चोटी का भी जोर लगा ले वहां से नहीं जीत सकेंगे क्योंकि सीट इमरान खान की ही होगी जहां से। तो ये इमरान खान से नहीं बिगाड़ सकते, इनका मुस्तकबिल इमरान खान से जुड़ा हुआ। वैसे ही 8-10 सीट्स की पार्टी है। तो आप क्या कह रहे हैं कि इमरान खान से ये पंगा नहीं लेंगे? परवेज इलाही ने जो कहा है कि सब देखें, मुनस इलाही बहुत समझदार है, इनके जो बेटा है उसने उस वक्त भी इमरान खान का जो साथ दिया था ना तो वो बहुत। तो आपको याद नहीं कि परवेज इलाही इनका बहुत बड़ा हाथ था इनकी हुकूमत को गिराने में, इमरान खान की हुकूमत को? किसने? नहीं, मुनस इलाही ने तो साथ नहीं, मैं परवेज इलाही की बात कर रही हूँ, मुनिस इलाही की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। तो जब साथ नहीं दिया तो आपको क्या लगता है कि क्या वो वापस आएंगे? 1 सेकंड होल्ड करें। जी जनाब। जी हेलो जी। जी समीना, मुझे बड़ा मजा आया सुनते इस कॉलर की बात को ना, इसलिए कि माँ खान ने तो सबके कैरियर खराब करा दिया, तो परवेज इलाही कभी कैरियर खराब करा दिया। बस यही कहने आए थे, मुझे सवाल पूछ रही थी, मैं जवाब तो लेने दे। आप देखें वो बिहारी कह रहा है कि अब तो इंटैक है इमरान खान से, और इमरान खान अगर खड़ा करता उसका अपोनेंट किसी को तो वो जीत नहीं सकता है। लो भाई लो, उसका भी कैरियर खराब कर दिया इमरान खान ने। जहाँ इमरान खान ने 6 जनरलों को कैरियर खराब किया, सियासतदानों को कैरियर खराब किया, वो परवेज इलाही को भी कैरियर खराब कर दिया। सुनने दे 1 सेकंड सुनने दे, उनकी बात पूरी ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल करेंगे तब मैं पूछती हूँ उनसे। मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी उनसे, तो चलेगा। जी हेलो जी। जी जितनी अफ्रीकन कंट्रियां है ना उनमें से 90% है ना जो वो मिलिट्री ही कंट्रोल करती है सारी के। जी आ जाए आप मिडिल ईस्ट में आ जाए, बादशाहों वाली जितनी कंट्रियां वो निकाल के जितनी दूसरी है वो भी सारा फौज कंट्रोल करती है मिडिल ईस्ट की भी। फिर आ जाए साउथ एशिया में, फार ईस्ट में आ जाए, इंडिया ने थोड़ा सा कंट्रोल किया, बाकी ये जितनी पोर कंट्रियां है ना सारी की सारी मिलिट्री कंट्रोल करती है। दुनिया में 90% जो मुल्क है ना
वो मिलिट्री कंट्रोल करती है। ये पाकिस्तान से मिलिट्री की जो है ना, ये कभी नहीं निकल सकता। आप चाहे सारी हमारी चाहे 100 पुश्तें भी आ जाए ना जी, ये मिलिट्री इनका जान नहीं छोड़ेगी, गारंटी है। हाँ, क्योंकि इस अल्फाज क्योंकि ये खिता ऐसे बना हुआ है, ये मिलिट्री हमेशा रहेगी पाकिस्तान में। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो फैसल भाई कह रहे हैं कि जी निकल अमल दखल रहेगा, कुछ कॉलर कह रहे हैं जी अमल दखल नहीं रहेगा। बाजवा साहब ने भी लास्ट स्पीच में कहा रहेगा, क्योंकि उस हमारे कितने नाम लिए, अफ्रीका का लिया, मिडिल ईस्ट का लिया, फार ईस्ट का लिया, साउथ एशिया का लिया, रिच कंट्रियां हैं। जब बादशाह इशाद है वहां से निकाल के बाकी सारे मिलिट्री कंट्रोल करती है सबको, हम रोज देखते हैं। जी 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 जी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो लोग सुन रहे हैं, आगे मुझे बता देंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ, तो अच्छा, तो ये बता दें कि ये जो इमरान खान ने जो कह रहे हैं कि असेंबलियां तोड़ने का, तो आपको कहाँ तक लग रहा है कि क्या देखते हैं आप, हकीकत में होगा? सब्जियां वो तोड़ देगा। अभी मेरे भाई ने कहा है ना कि वो उससे इमरान से पंगा नहीं लेगा। इमरान ने उसके मुकाबले पे खड़े कर दिए ना कि चौधरीयों की सियासत भी खत्म हो जाएगी। ये भी बता दें आपको, चौधरी जीत नहीं सकेंगे। इमरान है ना जो इस वक्त वो अपनी पीक पे अपना बहुत ऊंचाई, इमरान को ये इलेक्शन नहीं हरा सकते। अगर चाहे अगस्त में हो, जून जुलाई में तो होने इलेक्शन, वैसे अगस्त में भी हो जाएंगे ना तो ये इमरान को नहीं हरा सकते। ये इलेक्शन इमरान का गारंटी है, ये जो मर्जी करते रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, अब ये कॉलर ने कहा कि ये गारंटी है कि इलेक्शन इमरान खान का है। अभी एक कॉलर जो थे उन्होंने कहा कि मुश्किल है, इमरान खान तो आने के चांसेस ही नहीं है। देखिए सबका अपना अपना तज्जिया है। असेंबलियां एक कह रहे हैं कि जी असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, कुछ कॉलर ने आके कहा कि जी असेंबलियां तोड़ देंगे। अब डिफरेंट तज्जिया दिया है। अब आगे देखें कि पाकिस्तान की सियासत में होता क्या है। कि फैसल भाई ने तो अंदर खान ने कहा कि जी ये किसी सूरत भी जो है ना परवेज इलाही जो है कभी भी असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। अंदर खान उन्होंने सुन लिया। अब ये कॉलर कहते हैं कि जी नहीं, दिन ब दिन बद से बदतर होती है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक बद से बदतर होती जा रही है। डॉलर ऊपर महंगाई बेतहाशा हो चुकी है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। अभी एक कॉलर ने भी कहा आसमान पे। अभी तो देखे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मसनूई तरीके से डॉलर को रोका हुआ है, ये जैसे ही आपकी एलसी खुलेंगी और ये 300 रुपए से भी ऊपर निकल जाएगा डॉलर। ये ओपन मार्केट में भी आप थोड़ा सा क्वांटिटी में लेने जाएं तो आपको डॉलर नहीं मिलते जी। और 245-250 रुपए में भी डॉलर का रेट पहुंच चुका है। ये हालात इतने खराबी की तरफ जा चुके हैं कि इनको संभालना नामुमकिन हो गया है। और देखें ये अपने बोझ तले और ज्यादा ये गलत फैसले करेंगे। आईएमएफ से भी देखें, वो जो आईएमएफ से डील होने वाली थी वो भी अभी तक उसका भी कुछ पता नहीं है। वो आईएमएफ कह रही है और आप 800 अरब के टैक्सेस और लगा दें। तो अब अंदाजा करें इस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ पे कितने नीचे आ गए। $77 बैरल पे आ गया और जो तकरीबन उस वक्त इमरान खान के वक्त में ये $120-22 बैरल पे थे। तो उस हिसाब से तो वैसे ही पेट्रोल के रेट जो है अभी 150 से नीचे आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, ये कर ही नहीं सकते। मुल्क कोई इनके पास जी 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 जी। तो ऐसे हालात में ये तो वजन अपने ऊपर और बढ़ाते रहेंगे। इससे बेहतर है कि ये इलेक्शन की तरफ चले जाएं, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो जो फैसले जो सख्त और भी लेने हुए तो वो ले सकेगी, क्योंकि ये डॉलर तो बढ़ाना पड़ेगा इन्हें। अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि सोयाबीन की शॉर्टेज होने से मुर्गी, आज भी सारे चैनल पे मुर्गी के ऐड चले कि मुर्गी की शॉर्टेज पाकिस्तान में, मुर्गी की पोल्ट्री सनत बंद होने जा रही है, क्योंकि उनका जो फीड तैयार होता है उसमें सोयाबीन और कनोला जो है इसके जहाज फंसे हुए हैं एयरपोर्ट इस पे और उनको क्लियर नहीं किया जा रहा। तो जिससे ये पूरी तरह से ये सनत मुतासिर होगी और हो रही है। आप इनके प्राइस देखें, मुर्गी के गोश्त के और अंडों के हर जगह बढ़ चुके हैं और वो कह रहे हैं बंद हो जाएगी। ये पूरी लाखों लाख आदमी इससे वाबस्ता है। तो आप अंदाजा करें कि और कितने बहरान आने हैं। अभी ये था कि डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, रिलीज किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है मुल्क के अंदर। तो ये बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जितने दिन ये रहेंगे ये नहीं कर सकते। देखिए इन्होंने एड़ी चोटी का दौर लगा दिया, सऊदी अरब ने नहीं दिए पैसे, चाइना ने नहीं दिए, और ये जो पैसे बचे हुए हैं ये तो इन्होंने रखवाए हुए हैं।
तो ये आप दिवालिया तो अब इससे ज्यादा मिफ्ता इस्माइल जब इनका बंदा खुद कह रहा है कि मुल्क दिवालिया होने पे पहुंचा हुआ है और आपके अपने अंदर के लोग आवाजें उठा रहे हैं, तो देखें इससे जितनी जल्दी हो इनसे जान छुड़ा ली जाए मुल्क के लिए वही बेहतर है, या ये खुद छोड़ दें क्योंकि ये मुल्क को नहीं संभाल सकते। चले ठीक है जी, आपके कहने का मकसद है कि मुल्क को ये नहीं संभाल सकते। आगे देखते हैं कि अब मुल्क के हालात किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे। डॉलर हकीकत में सही बात है कि बहुत आसमान से बातें कर रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तमाम कॉलर का। जी जनाब, आज जो भी प्रोग्राम में शामिल हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम के अंदर। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और एक खास ख्याल रखिएगा, बहुत एहतियात करें। ये जो वायरल आया हुआ है ये हर घर में लोग परेशान है, बहुत ज्यादा बुरी तरह फैला हुआ है। इससे एहतियात करें, घर में रहें, ज्यादा से ज्यादा नीम गर्म पानी पिए। जो मैं हमेशा खुद भी नीम गर्म पानी पीती हूँ और नीम गर्म पानी भी, अभी भी मेरी कंडीशन हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, काफी खराब तबीयत है, मगर मैं सिर्फ ये प्रोग्राम करने के लिए आती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम आजकल कर पा रही हूँ। मुझे पता है कि काफी मुझे डिफिकल्ट होता है प्रोग्राम करने में, बाज़ दफा मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही होती, मगर मैं मुश्किल से आपके साथ बैठ के ये प्रोग्राम कर रही होती हूँ। चले अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक ले जाते चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।